हेलो एवरीवन, वेलकम टू नकुल की पाठशाला। स्टूडेंट्स, हम कर चुके हैं सिंपल ट्रस्ट को खत्म और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को। ऐसे ही पे हमने 2 लेक्चर्स लिए और कल एक डाउट क्लास ली थी ताकि हमारी पीडीएफ अच्छे से सॉल्व हो जाए और एक ही क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है, तो इसलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन कुछ पढ़ लीजिए आप सभी के लिए, बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। द सीक्रेट ऑफ लाइफ दो इज टू फॉल 7 टाइम्स एंड टू गेट अप 8 टाइम्स। ठीक है, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट को। तो जैसे सिंपल इंटरेस्ट में टाइप्स थी वैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट में होंगी। सबसे पहले मैं बेसिक्स पे काम करूंगा। कुछ क्वेश्चंस जैसे मैंने सिंपल इंटरेस्ट में पहले 10 क्वेश्चन पीडीएफ में रखे थे, स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस भी थे जो डिफाइन करते थे सिंपल इंटरेस्ट को, वैसे ही कंपाउंड में कुछ बेसिक क्वेश्चंस करवाऊंगा। फिर मैंने एक टाइप करवाई थी, पैसा डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, 4 गुना हो गया, वो मैं कंपाउंड में भी करवाऊंगा। फिर मैंने एक टाइप करवाई थी अमाउंट वाली सिंपल इंटरेस्ट में, वो मैं कंपाउंड में भी करवाऊंगा। फिर मैंने एक टाइप करवाई थी जहां पे अमाउंट एंड इंटरेस्ट इक्वल थे, वो भी मैं कंपाउंड में करवाऊंगा। लेकिन सीआई में एक और नई टाइप आएगी, वो केसेस जब सीआई और एसआई के डिफरेंस की बात की जाएगी। एंड 3 to 1 मेथड, 3 to 1 मेथड क्या है वो भी सिखाऊंगा आपको। एंड इंस्टॉलमेंट के केसेस हमने सिंपल ट्रस्ट में भी किए थे, हम कंपाउंड में भी करेंगे। तो जो एसआई में चल रहा था वो सीआई में भी चलेगा, लेकिन पहले आपको सीआई को अच्छे से समझना है। पहला डिफरेंस सीआई और एसआई में मैंने आपको बताया था क्या, एसआई में ब्याज पे ब्याज नहीं लगती, सीआई में ब्याज पे ब्याज लगती है। पहला डिफरेंस मैंने आपको सिंपल ट्रस्ट में क्लियर किया था, सिंपल इंटरेस्ट का और कंपाउंड इंटरेस्ट का, कि सिंपल ट्रस्ट में कभी भी मार्केट से पैसे ब्याज पे उठाओ तो आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि जो भी आपकी महीने में या साल में ब्याजें लगे जा रही है ना, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लग सकता कभी भी, राइट। हमेशा प्रिंसिपल पे ही लगेगा अगर प्रिंसिपल में कोई चेंज नहीं हुआ तो। लेकिन कंपाउंड में ब्याज पे भी ब्याजें लगेंगी, राइट, ब्याजों पे ब्याजें लगेंगी। तो कंपाउंड बहुत ही खतरनाक होती है, तो थोड़ा डिफरेंस समझिएगा दोनों में। एक छोटा सा क्वेश्चन, फिर मैं कंपाउंड स्टार्ट करूंगा, ध्यान देना। सबसे पहले मान लो जी प्रिंसिपल है 1000 रुपए, ठीक है। एक केस है सिंपल ट्रस्ट का और एक केस है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। दोनों केसेस में रेट मान लो 10% है, 10% पर एनम दोनों केसेस में। इसमें भी 10%, इसमें भी 10%, ठीक है। दोनों केसेस में टाइम मान लो 2 साल है, इसमें भी 2 साल है और इसमें भी 2 साल है, कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। तो इसमें सिंपल ट्रस्ट क्या होगी और अमाउंट क्या होगा, उसी तरह से इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगी और अमाउंट क्या होगा, डिस्कस करते हैं। सिंपल ट्रस्ट में क्या करते थे, हमें पता था 10% पहले साल भी इस पे लगना है, तो 10% पहले साल इस पे लगेगा तो कितना आएगा 100, दूसरे साल भी 10% इसी पे ही लगना है, सिंपल ट्रस्ट है जी। तो 2 साल की ब्याज कितनी आ गई 200, 200 प्रिंसिपल में डाल दो तो अमाउंट बन जाएगा 1200। ये आपका केस था सिंपल ट्रस्ट का। तो हमें पता था बार बार प्रिंसिपल पे ही लगना है, तो क्यों ना 10% कितना हो 20% सीधा ही लगा दे, हमने ऐसे ही पढ़ा सिंपल ट्रस्ट में। कंपाउंड में क्या होगा, पहले साल 10% 1000 पे जाएगा, 1000 का 10% कितना होता है 100। अगर 1000 का 10% 100 होता है तो पहले साल की सीआई आएगी 100, राइट। तो ये जो सीआई आएगी, इंटरेस्ट आएगी पहले साल की, ये प्रिंसिपल में जुड़ जाएगी। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 1100, अमाउंट कितना हो जाएगा 1100। जो ब्याज होगी ना वो प्रिंसिपल में जुड़ जाएगी, ठीक है। हम जोड़ के भी करेंगे, तोड़ के भी करेंगे, सारे तरह से करवाऊंगा, चिंता मत करना, ठीक है। अब दूसरे साल क्या होगा, दूसरे साल सिंपल ट्रस्ट में ब्याज फिर प्रिंसिपल में लगती थी, लेकिन अगर केस कंपाउंड इंटरेस्ट का है तो अब जो 10% लगेगा वो इस 1000 पे नहीं लगेगा, वो किस पे लगेगा, वो 1100 पे लगेगा। जो 1 साल बाद अमाउंट बन चुका होगा ना उस पे लगेगा, राइट। तो 1100 का 10% कितना होता है 110, 1100 का 10% कितना होता है 110, तो 110 ब्याज और जुड़ जाएगी, 110 ब्याज और जुड़ जाएगी, तो अमाउंट कितना बन जाएगा 1210 रुपए, समझे। तो सिंपल ट्रस्ट में हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट बार बार प्रिंसिपल पे लगता है अगर उसमें कोई चेंज ना हो तो। कंपाउंड में पहले साल प्रिंसिपल पे लगेगा, लेकिन 1 साल के बाद जो रेट लगेगा वो प्रिंसिपल पे नहीं लगेगा, वो 1 साल बाद जो अमाउंट बन चुका होगा ना उस पे लगेगा। मान लो इसी केस में टाइम 3 साल होता तो सिंपल ट्रस्ट में क्या होता, 10% फिर इस पे जाके लगता, 1000 का 10% कितना होता है 100, 100 और जुड़ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 1300। लेकिन इस केस में अगर टाइम 3 साल होता तो अब जो 10% लगेगा
वो लगेगा 2 साल बाद जो अमाउंट बन चुका है उस पे लगेगा। तो 1210 का 10% कितना होता है? 121। तो ये कितना बन जाएगा? 1331। समझ रहे हो मेरी बात को? तो डिफरेंस बता रहा हूं बेसिकली। सिंपल ट्रस्ट और कंपाउंड ट्रस्ट में क्या डिफरेंस है? सिंपल ट्रस्ट में बार बार रेट प्रिंसिपल पे जाके लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले साल प्रिंसिपल पे, दूसरे साल 1 साल बाद जो अमाउंट बन चुका होगा उस पे, तीसरे साल 2 साल बाद जो अमाउंट बन चुका होगा उस पे लगेगा, एंड सो ऑन चलता जाता है। राइट। एक डिफरेंस मैंने आपको सिंपल ट्रस्ट में बताया कि एसआई में ब्याज पे ब्याज नहीं लगती, सीआई में ब्याज पे भी ब्याज लगती है, लेकिन एक तरीका ये भी होता है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? राइट। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, कुछ बताना चाह रहा हूं और मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है? मेरी बात ध्यान से सुनना। तो मान लो अभी मैंने केस किया, प्रिंसिपल था 1000 रुपये, ठीक है, रेट 10% पर एनम था, टाइम 3 साल था, ठीक है, अमाउंट पूछा था, ठीक है, अमाउंट पूछा था। केस मान लो था सीआई का, ध्यान से समझना, ठीक है, केस मान लो था सीआई का। तो सीआई में क्या किया हमने? हमें प्रिंसिपल भी पता था, हमें रेट भी पता था, हमें टाइम भी पता था। तो सीआई में रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल किस पे लगा था? 1000 पे, राइट? किस पे लगा था? 1000 पे। 1000 का 10% कितना होता है? 100। तो अमाउंट कितना बन गया था? 1100, है ना? फिर 1 साल बाद जो 10% लगेगा वो किस पे लगेगा? 1100 पे। 1100 का 10% कितना होता है? 110। तो अमाउंट कितना बन गया? 1210, राइट? फिर तीसरे साल 10% किस पे लगाया? 1210 पे। 1210 का 10% कितना होता है? 121, राइट? तो ये कितना बन जाएगा? 1331। हमने बना दिया ना, इस पे वापस आऊंगा मैं, ठीक है? हमने बना दिया ना, प्रिंसिपल भी गिवन था, रेट भी गिवन था, टाइम भी गिवन था, हमने बना दिया। अमाउंट कितना बना हमारे पास? 1331, राइट? लेकिन पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा और आपसे कुछ पूछना भी चाहूंगा, फिर मैं इस पे वापस आने वाला हूं, ठीक है? सुनना मेरी बात ध्यान से। अगर मैं छोटी क्लासेस की बात करूं तो हमें ये 2 फॉर्मूलाज करवाए गए थे, राइट? मे भी आपने पढ़े हो, ये अमाउंट का और ये सीआई का, ठीक है? ये अमाउंट का और ये सीआई का, ये 2 फॉर्मूलाज करवाए गए थे। इसको तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, छोड़ दो। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बना जिसके लिए मुझे इसकी जरूरत पड़े, लेकिन इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी, राइट? पर इसको हम यूज नहीं करेंगे एज इट इज, हम इसको समझेंगे पहले, बहुत रेयर इसको यूज करेंगे। आपने देखा मैंने आपको पीआरटी भी तो करवाया था, पर पीआरटी को कितना एक यूज किया और जहां पे भी यूज किया समझा दिया कि पीआरटी है क्या। उसी तरह से मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि ये क्या है। आपको ध्यान से समझना है। बहुत से लोगों को लगता है कि उनको ये पता होता है, पर एक्चुअल में पता नहीं होता, और इसकी जरूरत में भी आपको पड़ भी सकती है, ठीक है? और कुछ लोग बोलते हैं कि हम रेशियो से कंपाउंड ट्रस्ट करवा देंगे। वो पता क्या है जो रेशियो से कंपाउंड ट्रस्ट करवा देंगे? वो ये 3-to-1 मेथड है, जो मैं आपको पूरी सीआई समझाने के बाद बताऊंगा, राइट? ठीक है, 60-70% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इससे, लेकिन हम वही यूज करेंगे जहां इसकी जरूरत होगी। हमें चैप्टर को समझना है, क्वेश्चन किस एंगल से आएगा आपको पूछ के नहीं आएगा, ठीक है? और जितना टाइम ये लेगा ना, उससे कम टाइम अपना बेसिक अप्रोच लेगा, दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है? लेकिन अभी हम सीआई को प्रॉपर सीखेंगे, तो पहले तो ये फॉर्मूले की बात करते हैं। इस फॉर्मूले को लेके 3 या 4 पॉइंट्स हैं मेरे जो आपको समझने पड़ेंगे। पहला पॉइंट, ये फॉर्मूला लगता कब है, कब यूज होता है फॉर्मूला, ठीक है? ये बहुत बड़ा पॉइंट है। बच्चा सीधा बोल देता है सर कंपाउंड इंटरेस्ट, ना, ये गलती मत करना। ये फॉर्मूला तब लगता है जब केस सक्सेसिव का होता है। जब केस किसका होता है? सक्सेसिव का होता है। अगर बचपन में भी ये फॉर्मूला लगाते थे तभी लगाते थे जब केस सक्सेसिव का होता है। मेरे पास आज की क्लास में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जब सक्सेसिव का केस नहीं होगा। सुन रहे हो बात को, राइट? ध्यान से समझना, बहुत डीप चैप्टर है। अमाउंट इज इक्वल टू P1 + R/100/T। अभी मैं इसको खोल के दिखाऊंगा, बना के दिखाऊंगा। तब लगता है जब केस कौन सा होता है? सक्सेसिव का। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है? लाख रुपए बैंक पे रखा, उस पे ब्याज लगी, जो बना उस पे ब्याज लगी, जो बना उस पे ब्याज लगी, बीच में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए, राइट? तब ये लगेगा। मान लो लाख रुपए बैंक में रखा, 6 महीने बाद 2 लाख और डाल दिया, 4 महीने बाद 5 लाख और निकाल लिया, कुछ भी मतलब ऐसा करता रहा, राइट? 3 लाख निकाल लिया, वो तब नहीं लगेगा ये,
राइट। ये तभी लगेगा जब केस कौन सा होगा, सक्सेसिव का होगा, पहला पॉइंट। पी का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल, जो भी पैसे ब्याज पे दिए हैं या लिए। अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कौन सी होती है, कंपाउंड वाली। यहाँ पे 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टी का मतलब क्या होता है और आर का मतलब क्या होता है। लोगों को लगता है टी टाइम इन ईयर्स है और आर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है। ये सबसे बड़ी गलती होती है जब आप ये सोचते हो, राइट। टी क्या होता है, टी होता है ब्याज कितनी बार लगेगी सक्सेसिव में। इस फॉर्मूले में टी का मतलब टाइम इन ईयर्स नहीं होता, इस फॉर्मूले में टी का मतलब होता है ब्याज कितनी बार लगेगी सक्सेसिव में। मैं समझाऊंगा, चिंता मत करना, खोल के दिखाऊंगा पूरा। और आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम नहीं होता, आर का मतलब होता है कौन सी ब्याज लगनी है सक्सेसिव में। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो रेट है 10% पर एनम, ठीक है, टाइम है 1 साल, ठीक है, टाइम है 1 साल, लेकिन पेपर में लिखा हुआ है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। मे भी आपने सुना होगा छोटी क्लासेस में, ठीक है। घबराना मत, अभी चैप्टर शुरू भी नहीं हुआ है, सिर्फ नॉलेज दे रहा हूं। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इस लाइन का मतलब क्या होता है, इस लाइन का मतलब होता है 6-6 महीने करके ब्याज लगेगी। हमने बैंक से पूछा रेट कितना, कहते 10% पर एनम। हमने ये पूछा भाई टाइम कितने के लिए दोगे लोन, कहते 1 साल के लिए। हमने ये भी पूछना कि ब्याज कैसे लगाओगे, वो कहते कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो मैं समझ गया 6-6 महीने करके ब्याज लगेगी। तो साल का रेट अगर 10% है तो 6 महीने बाद कितना लगेगा, 5%। और 5% कितनी बार लगेगा, 5% कितनी बार लगेगा, 6 महीने बाद 5%, फिर 5% 2 बार लगेगा। तो छोटी क्लासेस में अगर 5% 2 बार लगेगा तो टाइम तो 1 ईयर होता था, लेकिन टी की जगह 2 पुट करते थे। रेट तो 10% होता था, लेकिन आर की जगह 5 पुट करते थे, क्योंकि हम क्राम कर लेते थे कि रेट को हाफ कर दो, टाइम को डबल कर दो। थोड़ा समझो कि यार रेट 10% पर एनम है, रेट 10% पर एनम है साल का, तो 6-6 महीने करके लग रहा है, तो 5-5 करके सक्सेसिवली 2 बार लगेगा। तो 5 यहां पे लिखा जाएगा, 2 यहां पे लिखा जाएगा। आपके मन में कई सवाल आए होंगे कि ये बना कैसे है, पहुंचेंगे उस तक भी। क्लियर है, राइट। मान लो सिर्फ नॉलेज दे रहा हूं एक बार के लिए, थोड़ा सा दिमाग खुल जाएगा तो हम चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, राइट। मान लो रेट 10% पर एनम है, टाइम 1 साल है, लेकिन बैंकर ने बोला कि मैं लोन दूंगा कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टर तो समझते होगे, ठीक है। क्वार्टरली मतलब साल का 1/4, मतलब 3-3 महीने करके ब्याज लगेगी। यार साल का रेट 10% है, अगर 3-3 महीने करके लग रहा है तो 2.5 करके लगेगा, 2.5 करके लगेगा। 2.5 करके साल में कितनी बार लगेगा, 2.5 करके साल में कितनी बार लगेगा, 2.5% साल में सक्सेसिवली 4 बार लग जाएगा। साल में कितने महीने, 3-3 महीने के कितने क्वार्टर होते हैं, 4। तो यहां पे 2.5 पुट करेंगे, यहां पे 4 पुट करेंगे। अब टाइम तो 1 ईयर है, लेकिन वहां पे 1 ईयर क्यों नहीं पुट किया, क्योंकि इस फॉर्मूले में टी का मतलब टाइम इन ईयर्स होता ही नहीं है। इस फॉर्मूले में टी का मतलब होता है ब्याज कितनी बार लगेगी। रेट तो 10% पर एनम है, लेकिन यहां पे 10% क्यों नहीं पुट किया, क्योंकि इस फॉर्मूले में आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम नहीं होता। इस फॉर्मूले में आर का मतलब होता है कि कौन सी ब्याज लगनी है सक्सेसिव में। तो अगर साल का रेट 10% है और 3-3 महीने करके लग रही है तो 2.5% 4 बार लगेगी। गॉट इट। तो छोटी क्लासेस में क्रैम कर लेते थे, टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, रेट को 4 से डिवाइड कर दो, वो मत करना। तो मैं आपको समझाना चाह रहा था, इस फॉर्मूले में टी का मतलब टाइम इन ईयर्स और रेट का आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम नहीं होता, राइट। कुछ लोग इसको यूज नहीं करते हैं, इसकी जरूरत थोड़ी बहुत पड़ेगी आपको, मैं इसको समझाऊंगा अभी आपको। अब मैं वापस जाने वाला हूं, थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करवाया था, इस पर वापस आऊंगा मैं, ठीक है। थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करवाया था मैंने बेसिक्स में कि यार प्रिंसिपल 1000 रुपए, ठीक है, टाइम 3 साल है ना, रेट 10% है, अमाउंट बताओ। तो थोड़ा सा परसेंटेज को याद करो, सीआई का केस है। मैं परसेंटेज में एक बात हमेशा बोलता था, अगर इनिशियल चीज दी हुई है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, तो क्या अपने पेरेंट्स भी अगर कैलकुलेट करें या कोई भी बंदा कैलकुलेट करे जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो, +2 पास हो या नॉर्मल बस थोड़ा बहुत परसेंटेज वगैरह जानता हो, ठीक है, कोई मुनीम हो या कोई भी पर्सन, राइट, हमारे पेरेंट्स जिन्होंने बचपन में इतनी कैलकुलेशन करी है कि हमारे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है उनकी, वो भी कैलकुलेट कर लेंगे
क्या उनको पता है अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R बाय 100 की पावर T? नहीं, लेकिन वो भी कैलकुलेट कर लेंगे। 1000 पे 10% लगाएंगे तो 1100 हो जाएगा। फिर उन्होंने पता है CI पे दिया है, बंदा ब्याज देने नहीं आया, 1100 पे 10% लगाएंगे 1210 हो जाएगा। फिर 1210 पे 10% लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1331 हो जाएगा। वो कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी कैलकुलेट कर सकता है, किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, क्योंकि P भी गिवन है, R भी गिवन है, T भी गिवन है। मैं परसेंटेज में एक चीज हमेशा बोलता हूं, अगर सब कुछ गिवन है तो यू डोंट नीड एनी मेथड, यू हैव टू थिंक। लेकिन यही क्वेश्चन अगर उल्टा होके आ जाए कि अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल पूछा हुआ है, राइट? अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल पूछा हुआ है, समझ रहे हो मेरी बात को? प्रिंसिपल पूछा हुआ है तो क्या होगा? अब क्या हो रखा है आजकल के ट्रेंडिंग दुनिया में, आजकल की ट्रेंडिंग में हो रखा है कि मेथड सिखा दिए जाते हैं, बच्चे का दिमाग नहीं खुल पाता, बच्चे को लगता है बस वही मेथड लगाना है, CI का कोई भी क्वेश्चन आए खत्म कर दूंगा मैं उस बच्चे को जो ऐसा करेगा, मैं क्वेश्चन ही ऐसे डाल दूंगा आपको PDF में, सारे होंगे ही नहीं। जब तक आप इस चैप्टर को डिटेल में नहीं समझोगे पल्ले नहीं पड़ेगा। तो करना क्या है? करना कुछ नहीं है, हम पढ़ चुके हैं यार, हम सक्सेसिव पढ़ चुके हैं। CI क्या होता है? ब्याज लगी। CI में क्या होता है? ब्याज, प्रिंसिपल पे ब्याज लगी, फिर जो बन गया उस पर ब्याज लगी, फिर जो बन गया उस पर ब्याज लगी, कुछ रिटर्न का केस तो है नहीं। तो एक वैल्यू पे 10% इंक्रीज हुआ, फिर जो बन गया उसका 10% इंक्रीज हुआ, फिर जो बन गया उसका 10% इंक्रीज हुआ, तो जाके ये बना। 1000 पे 10% बढ़ा था तो 1100 बना था, फिर 1100 पे 10% लगा था ना, फिर 1210 पे 10% लगा था ना, राइट? तो ये हम पढ़ चुके हैं बच्चों, ये हम परसेंटेज में पढ़ चुके हैं, राइट? ये वही क्वेश्चन है, हर साल पॉपुलेशन बढ़ रही है 10%, 3 साल बाद इतनी हो जाएगी, इनिशियल पॉपुलेशन बताओ। याद करो परसेंटेज के चैप्टर को। इवन कई बुक्स में, शायद RS अग्रवाल में कोई बुक्स में परसेंटेज के चैप्टर में वहां पे पॉपुलेशन वालों के लिए ये वाला फॉर्मूला भी दिया हुआ है बना के। अरे हमें फॉर्मूले की क्या जरूरत है, हम प्रिंसिपल को x मानेंगे, राइट? 10% ब्याज है, प्रिंसिपल पे 10% बढ़ेगा, फिर जो बन जाएगा उस पे 10% बढ़ेगा, फिर जो बन जाएगा उस पे 10% बढ़ेगा, तो कितना बन जाएगा? 1331। इसको समझो, इसको समझो, ये हम पढ़ चुके हैं बच्चों, कुछ नया नहीं है, अभी सारा परसेंटेज वाला है। हाँ, इसके मेथड्स बना देते हैं, इसको 1/10 लिखवा के, वो तो यहां पे भी लिख सकते हो आप, 11/10 कैलकुलेशन अगर होगी तो उधर भी होगी, कोई भी और मेथड में होगी। और मैं आपको गारंटी देता हूं सक्सेसिव वाली टाइप में कैलकुलेशन कहां होती है? 11 का क्यूब है, आंसर आ गया 1000। कैलकुलेशन तो होगी नहीं, सिर्फ आपको इसको समझना है कि ये मैंने क्यों लिखा। CI में क्या होता है? ब्याज लगती है, जो चीज बनती है उस पे ब्याज लगती है, जो चीज बनती है उस पे ब्याज लगती है। जो हमने सक्सेसिव पढ़ा था उसमें भी यही था, पॉपुलेशन बनती है, जो बन जाएगा उसका बढ़ेगा, जो बन जाएगा उसका बढ़ेगा, घट गया जो रिमाइंडर है उसमें से घट गया, जो रिमाइंडर है उसमें से घट गया, उसी को ही तो सक्सेसिव बोलते हैं। CI में भी तो यही तो सक्सेसिव होता है, समझ रहे हो बात को? ये फॉर्मूला लिखवाया ना, ये फॉर्मूला लिखवाया, राइट? कहां गया पीछे? ये फॉर्मूला लिखवाया था P1 प्लस R बाय 100 की पावर T, है ना? एक बार डालना, अमाउंट कितना है? 1331, है ना? प्रिंसिपल पूछा है, रेट कितना है? 10%, टाइम कितना है? 3 साल। छोटी क्लासेस में यही करते थे, राइट? तो ये हुआ, इसको काटो मत एक बार, इसको काटो मत एक बार, ठीक है? ये हुआ 110/100 का क्यूब, ये प्रिंसिपल, ये 1331, तो 1331 ये आ जाएगा 110/100 3 बार, तो इधर आ जाएगा। अरे यही इसको x ले लो और इसको खोल दो, यही चीज आपको मैं डायरेक्ट समझा चुका हूं। इसको खोलने के बाद जो बनेगा ना वो आपको मैं डायरेक्ट समझा चुका हूं। इसको खोलो, ये प्रिंसिपल को x ले लो, 110/100 को क्यूब को खोलो, 110/100 इंटू 110/100 इंटू 110/100 ऑफ x इज इक्वल टू अमाउंट। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये मैं आपको परसेंटेज में दे चुका हूं। अब अगर आपने परसेंटेज में काम किया है तभी ये चैप्टर पल्ले पड़ेगा, तो इस चैप्टर में कुछ नया नहीं है, सब आपने किया हुआ है। गॉट इट और नॉट, गॉट इट और नॉट। मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूं 3-4 क्वेश्चंस की, राइट? मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूंगा, अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R बाय 100 की पावर T इज अ केस ऑफ सक्सेसिव, वेयर T ब्याज कितनी बार लगेगी, R कौन सी लगेगी सक्सेसिव में, ठीक है? और T सक्सेसिव वाली ब्याज कितनी बार लगेगी, उसको खोलते हो तो वही चीज बनती है जो हम पास्ट में पढ़ चुके हैं, जो हम परसेंटेज पढ़ चुके हैं, तो हमें क्वेश्चंस में जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर प्रिंसिपल भी दिया हो, रेट भी दिया हो, टाइम भी दिया हो, तो आपको दुनिया के किसी मेथड की जरूरत नहीं है, तो आपको कॉमन सेंस की जरूरत है। यार प्रिंसिपल भी दिया, रेट भी दिया, टाइम भी दिया, तो सीधा लगाओ, तो सीधा लगाओ। लेकिन 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 अगर ऐसा ना हो, अगर ऐसा ना हो तो अगर प्रिंसिपल, रेट, टाइम आपको में से कोई चीज ना गिवन हो, लाइक जैसे अमाउंट गिवन है, प्रिंसिपल पूछा हुआ है, इनिशियल चीज पूछी है, तो उसको आप एक्स मान लो। बाकी मैं हर तरह का क्वेश्चन वर्कआउट करवाऊंगा। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करवा रहा, पहले मैं क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूं आपसे। आंसर दीजिएगा, आंसर दीजिएगा, सभी आंसर दीजिएगा। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन बच्चों, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, सभी से आना चाहिए। फिर मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे आऊंगा।
कहता कुछ पैसे उधार लिए 25% पर एनम पर, कुछ पैसे उधार लिए 25% पर एनम पर 2 साल के लिए, जो अमाउंट बन गया 62,500, तो बताइए प्रिंसिपल क्या होगा। तो सुनिए आप क्या करोगे, सुनना मेरी बात ध्यान से। आपको प्रिंसिपल पूछा है तो आप उसको मानोगे x। जो भी प्रिंसिपल था ना, हर साल उस पर 25% ब्याज लगती थी, लेकिन ये सिंपल ट्रस्ट नहीं है, सक्सेसिव में लगती थी, तो 125%। फिर जो बन जाएगा उस पर फिर 25% ब्याज लगेगी, तो जाके बनेगा अमाउंट विच इज गिवन 62500। आपको में भी लग रहा हो कि ये नए क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। एक टाउन की कुछ पॉपुलेशन है, परसेंटेज में पढ़े थे, एक टाउन की कुछ पॉपुलेशन है, 2 साल सक्सेसिवली बढ़ती है 25%, तो 62,500 हो जाती है। तो इनिशियल पॉपुलेशन बताओ। और सक्सेसिव हम तभी यूज करते थे जब हमें इनिशियल चीज गिवन नहीं होती, और पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर में इनिशियल चीज कहलाती है प्रिंसिपल, राइट, जो हम उधार पे लेते हैं या जो हम देते हैं उधार पे। गॉट इट। कैलकुलेशन क्या होगी, 125/100 को काटोगे तो 5/4 बन जाएगा। 125/100 को काटोगे 5/4 बन जाएगा, तो दे 625 है, 25 का स्क्वायर होता है ये, तो 2500 आ गया। 2500 इंटू 4 10,000, 10,000 इंटू 4 40,000 आपका आंसर है। कैलकुलेशन तो होती नहीं है सक्सेसिव में, तो हम किसी मेथड के चक्कर में क्यों पड़े। अब लोग इसी को ही, मैं आपको फ्रैक्शन बनाता हूँ 25% का 1/4, उसको आप 5/4 लिख दो, तो हम यहाँ से भी लिख सकते हैं ना, काटा तो वहां पे भी है, वो तो हम यहाँ पे भी काट सकते हैं ना। 125/125 के टेबल पे गया तो 5/4। पॉइंट समझ रहे हो, चैप्टर नहीं शुरू कर रहा हूँ, चैप्टर का बेस बता रहा हूँ अभी। पॉइंट समझ रहे हो मेरा, राइट। अगर प्रिंसिपल गिवन होगा, आर गिवन होगा, मैं अभी आपका जज करने वाला हूं, आप ये मत सोचिएगा मैं यहां पे छोड़ दूंगा इस चीज को, बेसिक को मैं आपसे जज करवाने वाला हूं। अगर प्रिंसिपल भी गिवन होगा, रेट भी गिवन होगा, टाइम भी गिवन होगा, तो सीधा खेलिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ घपला हो सकता है, राइट, कुछ चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन अगर इनिशियल चीज गिवन ना हो, लाइक यहाँ पे प्रिंसिपल गिवन नहीं है, तो ये आपका जो पार्ट मैंने यहाँ पे किया है ये नया नहीं है बच्चों, ये आपका पुराना पार्ट है। अगर आप अमाउंट इज इक्वल टू P1 + R/100 की बात T यूज करोगे, जहां पे R 25 डालोगे, T 2 ईयर्स डालोगे, उसको खोलोगे ना, तो यही वाला स्टेप बनेगा जो मैं आपको सीधा सिखा चुका हूं परसेंटेज के चैप्टर में। CI में अमाउंट इज इक्वल टू P1 + R/100 के बाद T भी तभी यूज होता है जब केस सक्सेसिव का हो, और सारे क्वेश्चन सक्सेसिव के नहीं होंगे, आज आप मेरे सेशंस में देखोगे। तो स्टार्ट करें। तो चलिए, मैंने पहला ही क्वेश्चन ऐसा रख दिया, मैंने थोड़ा दिमाग लगा। लोग मेथड बहुत यूज करते हैं, तो थोड़ा उनको थोड़ा सा डराएं कि हमेशा चीजें आसान नहीं होती हैं। मैंने पहला ही क्वेश्चन ऐसा रख दिया जिसमें प्रिंसिपल गिवन है, ठीक है, जिसमें रेट गिवन है, राइट, टाइम भी गिवन है, सब कुछ गिवन है, एक एक चीज गिवन है। तो आप अपनी कॉमन सेंस से भी आंसर निकाल सकते हो, आप किसी मेथड से भी आंसर निकाल सकते हो। लेकिन सबसे खास बात मैंने जो की है इस क्वेश्चन में, रेट डिफरेंट रखा। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे CI को समझना। स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, 25,000 रुपये उधार दिया है CI पे। पहले साल का रेट 3% है, दूसरे साल का 4% है, तीसरे साल का 5% है, ठीक है। अमाउंट टू बी पेड आफ्टर 3 years इज आंसर। टेक योर टाइम, सोचो क्या कर सकते हो आप अपने हाथ से। मेरी बात ना ध्यान से सुनना, कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो ट्राई करते रहो। CI के ना कई एंगल होते हैं, एक जोड़ के, एक स्प्लिट करके, एक इक्वेशन फॉर्म में, एक फॉर्मूला फॉर्म में। मैं आपको सारे एंगल सिखाने वाला हूँ, क्योंकि क्या पता कौन सा क्वेश्चन कौन से एंगल से सॉल्व हो। और सारे एंगल बेसिक वाले सिखाऊंगा, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, कुछ टेढ़ी मेढ़ी चीज़ नहीं होगी, सिंपल तरीके से। पर आपको हर एंगल को समझना है। CI कैलकुलेट कई लोग क्या करते हैं जी, प्रिंसिपल में ब्याज आ जाएगी तो ब्याज में जोड़ देते हैं प्रिंसिपल को। कई लोग क्या करते हैं, ब्याज को सेपरेट लगते हैं, दोनों पे लगाते रहते हैं। मैं आपको हर एंगल से समझाऊंगा, एक बार मेरे हिसाब से समझना, ठीक है। मैंने जब ये लाइफ में पहली बार क्वेश्चन देखा, मैंने देखा प्रिंसिपल गिवन है 25,000 रुपये,
ध्यान से समझेगा, मेरे तरीके से समझेगा। ये जो तरीका है ना जो मैं अभी यूज कर रहा हूं, ये आपको लेक्चर नंबर 2 में काम आएगा। एक्चुअली 25,000 रुपये लोन पे दिया, ठीक है, पहले साल का रेट है 3%। अब मुझे पता है जी 3% लगता है प्रिंसिपल पे, अब प्रिंसिपल भी पता है, तो मैं कोई मेथड के चक्कर में पढ़ा ही नहीं, तो मैंने 3% इस पे लगा दिया। पहले साल 3% 25,000 रुपये बढ़ेगा। 25,000 का 1% होता है 250, है ना। 25,000 का अगर किसी को स्पीड लगी हो ना, तो मैं अभी उसी पे ही रुका हूं, मैं आगे जा ही नहीं रहा हूं, मैं उसी को ही रिपीट कर रहा हूं, उसको बेटर वे में रिपीट कर रहा हूं, आपको अभी समझ आ जाएगा थोड़ी देर में। 25,000 का 1% होता है 250, तो 3% कितना होता है? इसका 1% 250 हुआ तो 3% कितना हुआ? 750। तो जो पहले साल की ब्याज होगी ना वो 750 होगी। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? अब यहां पे दो तरह के बच्चे होंगे, कुछ 750 को इसमें जोड़ देंगे, कुछ सेपरेट रख लेंगे और ये सोचेंगे कि ब्याज जो दोनों पे लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे थोड़ी सी कैलकुलेशन कम होती है, ठीक है। अब दूसरा साल जब आएगा ना, तो 4% जो ब्याज है प्रिंसिपल पे तो लगेगी लगेगी। इसका 1% होता है 250, 4% होता है 1000। लेकिन ये जो 4% ब्याज है ना, ये इस पे भी तो लगेगी, क्योंकि सीआई बोलता है ब्याज पे भी तो ब्याज लगेगी। अब फर्स्ट ईयर की जो ब्याज बनी पड़ी थी उस पे भी तो ब्याज लगेगी। तो इसका 1% कितना होता है? 7.5, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेगा। 2% कितना होता है? 15। तो इसका 4% कितना होगा? 30। इस मेथड का फायदा, आजकल ना इंडिविजुअल ब्याजें पूछने का भी ट्रेंड है। तो अगर मुझसे पूछे सिर्फ सेकेंड ईयर की इंटरेस्ट बताओ, तो 1000 + 30 1030 होगी। सिर्फ फर्स्ट ईयर की इंटरेस्ट बताओ तो 1750 होगी। और अगर मुझसे पूछे 2 साल की टोटल इंटरेस्ट बताओ, तो इन सभी को ऐड कर दो, 1780 होगी। यहां तक क्लियर है? इनको ऐड कर दिया, ठीक है। सीआई थोड़ा टफ है, कुछ प्रॉब्लम होगी तो डाउट सेशन में दोबारा पूछ लेना चाहिए, ठीक है। सुनना ध्यान से, एक बार रिपीट कर रहा हूं। 25,000 रुपये ब्याज पे दिया, मैं जानबूझ के ऐसे करवा रहा हूँ, थोड़ा आपका दिमाग खोलना है। रियल लाइफ सिचुएशन हो सकती है, आप कल को लोन दे रहे हो, आप बोलो मैं 3% लूंगा, 4% अगले साल लूंगा, अगर तू 1 साल और लेगा तो मैं 5% लूंगा, तो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए ना। तो 25,000 रुपये पहले साल 3% लगेगा, जो कि 750 का। दूसरे साल 4%, मैं दोनों को जोड़ के इकट्ठे पे भी लगा सकता था, लेकिन मैंने 4% इस पे भी लगा और मैंने 4% इस पे भी लगाया, क्योंकि सीआई बोलता है ब्याज पे भी ब्याज लगेगा। तो जब 4% इस पे लगा तो 1000 आया और इस पे लगा तो 30 आया। तो 2 साल की मैंने ब्याज इकट्ठी कर ली, कितनी होगी जी? 1780। अगर क्वेश्चन 2 साल का होता तो टोटल ब्याज है 1780 ओवरऑल, टोटल 2 साल की। लेकिन क्वेश्चन 3 साल का है, जानबूझ के रखा मैंने स्टार्टिंग में। तीसरे साल 5% है, और 5% जो है वो इस पे लगेगा प्रिंसिपल में। इसका 5%, 1% 250, तो 5% 1250, तो 1250 ब्याज ही होगी। 2 साल की ब्याज कितनी थी? 1780। ये 2 साल की टोटल ब्याज थी, 1250 वही होगी। लेकिन 5% इस पे भी तो लगेगा, क्योंकि 2 साल की जो टोटल ब्याज बनी पड़ी है उस पे भी तो 5% जाना है इन सभी पे, विच इज 1780। तो इसका 10% कितना होता है? 178। तो 5% कितना होता है? 89। तो 89 ब्याज और लग जाएगी। तो अगर सिर्फ तीसरे साल की ब्याज पूछे तो ये वाली है, लेकिन ओवरऑल 3 साल की ब्याज पूछे तो इन सभी को ऐड कर दो, विच कम्स आउट बी 3119। आई नो इट्स कॉम्प्लिकेटेड, बट आपको जरूरत पड़ने वाली है इसकी, बहुत जरूरत पड़ने वाली है इसकी, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस के लिए। तो ये भी सीखना है, मैं आपको एक और रास्ता भी बताऊंगा, पर ये भी सीखना है, जरूरी है, दिमाग में बिठाना है। प्रैक्टिकल केस, इससे थोड़ी कैलकुलेशन आपको लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड है, कम होती है, राइट। क्योंकि रेट डिफरेंट रखे हुए हैं इसलिए कैलकुलेशन ज्यादा दिख रही है। रेट अगर सेम होते हैं तो बहुत ईजी हो जाते हैं क्वेश्चंस। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? इस मेथड का बेनिफिट, आप फर्स्ट ईयर की इंडिविजुअल ब्याज, आजकल क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, सिर्फ दूसरे साल की ब्याज पूछ लेगा, सिर्फ तीसरे साल की ब्याज पूछ लेगा, मेथड वाला बच्चा उसी टाइम बाहर हो जाएगा, राइट। सिर्फ तीसरे साल की ब्याज पूछ लेगा, तो वो भी आजकल ट्रेंडिंग में, तो ये ज्यादा बेटर होता है मेथड से अगर आप सोचो तो। और एक ना क्वांट का एक पैटर्न फिक्स रखना, चाहे कल को प्रॉफिट एंड लॉस भी पढ़ाना ना, उसमें भी मैं परसेंटेज चिल्लाता रहूंगा, ठीक है। एक पैटर्न फिक्स रखना, अगर सब कुछ दिया हो ना
और से प्रिंसिपल, रेट, टाइम, तो मेथड की जरूरत होनी नहीं चाहिए आपको अपनी कॉमन सेंस की जरूरत होनी चाहिए, ठीक है, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होनी चाहिए। क्लियर है? एक बार रिपीट करना चाहूंगा, राइट। 25,000 रुपया था, 25,000 रुपया था, पहले साल उस पर 3% लगेगा। जब 3% लगा तो कितना आया मेरे पास? 750। अगले साल 4% इस पे लगेगा तो 1000 आएगा, लेकिन 4% इस पे भी लगेगा तो 30 और आ जाएगा। तो 2 साल की टोटल ब्याज हो जाएगी 1780। अब तीसरे साल प्रिंसिपल पे तो अगला लगाएगा ही लगाएगा 5%, तो 1250। लेकिन 5% जो ब्याज पे ब्याज भी तो लगनी है, जो 2 साल की ब्याज बनी पड़ी है उस पर भी तो लगेगा, तो 5% इस पे लगेगा तो 89 और आ जाएगा। तो टोटल ब्याज होगी 3119। कल को इंटरेस्ट भी तो पूछ सकता है, लेकिन उसने पूछा था अमाउंट, तो प्रिंसिपल में 3119 ऐड कर दो तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? इसको बोलते हैं इंडिविजुअल करना। मैं कंबाइन भी करके दिखाऊंगा, किसी ने जोड़ के किया तो भी ठीक है। एक चीज और कर सकते थे आपको प्रिंसिपल जो था आपका, ये आपके दिमाग में पक्का आया होगा, 3% बढ़ा, फिर जो बन गया उसका 4% बढ़ा, फिर जो बन गया उसका 5% बढ़ा। किसी ने ये किया तो नॉट बैड, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, पर जो मैंने आपको सिखाया था ना वो एक्चुअल में नॉलेज देता है। ये जो है ना ये तरीका देता है, ये भी आपको समझाया हुआ है परसेंटेज में। एक चीज का 3% बढ़ा, फिर जो बन गया उसका 4% बढ़ा, फिर जो बन गया उसका 5% बढ़ा। मैं इसको पता कब यूज करता हूं? जब इनिशियल चीज गिवन नहीं होती। मैं इसको पता कब यूज करता हूं? जब इनिशियल चीज गिवन नहीं होती, जब मुझे ये गिवन ना होता, ये गिवन होता। इसको सॉल्व करके 28119 आया होगा। अगर मुझे ये गिवन ना होता ना तो मैं इसको यूज करता, सक्सेसिव को मैं मोस्टली तभी यूज करता हूं जब मुझे इनिशियल वैल्यू गिवन ना हो, क्योंकि जब मुझे इनिशियल वैल्यू गिवन होती है तो मैं बचपन में आ जाता हूं अपने। मैं ये मान लेता हूं, मैं अनएजुकेटेड भी होता मैं तो भी कर लेता अगर मुझे प्रिंसिपल, रेट, टाइम पता है। तो मैं तो कोई मेथड लगाना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे ये चीज प्रॉफिट एंड लॉस में भी हेल्प करेगी, मुझे ये चीज उन क्वेश्चंस में भी हेल्प करेगी जहां पे केस सक्सेसिव का नहीं होगा। अगर मैं सारा कुछ दिया होता है, राइट, सारा कुछ दिया हो तो अपनी कॉमन सेंस से करूंगा तो बेटर रहेगा। मैं आपको वो क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा जिनमें फॉर्मूलाज या मेथड्स नहीं लगते, राइट, जिसमें आपका बेस लगेगा, क्योंकि उसमें सारा कुछ दिया होता है, बस आपको बोलता है सॉल्व करके दिखाओ, और बच्चा वहां पे कोई ट्रिक लगा रहा होता है। वो चीज नहीं चाहिए मुझे आपकी सेंस चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए सीआई में। ये मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ाया था। ये क्वेश्चन अगर उल्टा होके आ जाए तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, कि कुछ पैसे ब्याज पे चढ़ाए जो मुझे नहीं पता, यहां मैं उसको एक्स मानूंगा, क्योंकि मुझे पता है यार जो 3% लगना है, जिस पे लगना है वो मुझे नहीं गिवन है। दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग इक्वेशन, राइट। तो इस पे 3% बढ़ेगा, फिर जो बन जाएगा उस पे 4% बढ़ेगा, फिर जो बन जाएगा उस पे 5% बढ़ेगा, तो दैट इज इक्वल टू 28119। ये हमने परसेंटेज में पढ़ा था। अब अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल पूछा हुआ है। गॉट इट। अब रही बात काटने की, मैं आपको एक बात अब बताई थी परसेंटेज में कि सक्सेसिव में कैलकुलेशन नहीं होती। 104 में कोई टेबल होता है? सोचो, 13 का टेबल होता है, इसको 13 पे काटो, कटेगा। 105 में कोई टेबल होता है? 21 का होता है, 5 का होता है, इसको 21 पे काटो, कटेगा। कैलकुलेशन ज्यादा नहीं होगी, 25,000 आंसर बड़े स्मूथली आ जाएगा। आपको सिर्फ काटना वाटना है। इसको 5 पे काट लो, 21/20, इसको 104/100 को मैं 52/50, 26/25 लिख सकता हूं 4 पे काट के। 103 तो किसी पे कटता ही नहीं होता, तो बस कैलकुलेशन कुछ भी नहीं होती। 21 पे काट दो इसको, 21, 71, 63, 81, 81, 81, 63, 199, 1339, 13 के टेबल पे काट दो इसको। 13 × 2 103। देखो 103 कितने प्यार से गया, राइट। ये कट गया 10, तो 25 × 10 × 100, 25,000। कैलकुलेशन नहीं होती, सारा खेल टेबल्स का है। अब मैंने 21 के टेबल पे जल्दी क्यों काटा? मैंने कोई वैदिक मैथ सीखा? मैंने इसलिए काटा क्योंकि मैंने एक तो मेरा प्लस माइनस तेज है। 21 कम 21, 71 बचा, फिर 21 3 63, 81 बचा, राइट। 21 3 63, 118 बचा, राइट। ये चीज होती है फास्ट कैलकुलेशन, राइट। टेबल्स भी और प्लस माइनस भी, दोनों चीजें यूटिलाइज हो रही। तो अगर कैलकुलेशन तेज करनी है तो 2 चीजों पे काम करना है, प्लस माइनस और टेबल्स। दुनिया तो वैदिक मैथ, अबेकस, ये वो आजकल बहुत कुछ चला हुआ है,
मार्केट में। जापानीज ट्रिक, चाइनीज ट्रिक, सर्च कर लो यूट्यूब पे, चाइनीज ट्रिक फॉर कैलकुलेशन, जापानीज ट्रिक। वो उन लोगों के लिए सक्सेसफुल है जिन्होंने स्कूल टाइम में वो चीज़ पढ़ी हुई है, राइट। हमने स्कूल टाइम में जो पढ़ा हुआ है हमें उसी को ही करना चाहिए, क्योंकि वो हम बचपन से करते आ रहे हैं, वही हमारा फास्ट होगा, वही हमें बेटर करेगा, राइट। तभी आपको मैथ्स में कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगी। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? ये पहले 3 क्वेश्चन करवाने का एक ही मुद्दा था, आपको सिर्फ एक ही बात सिखानी थी कि यार अगर प्रिंसिपल दिया हुआ है, अगर प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो सीधा खेलो, ठीक है। तो बस ब्याजें लगाते जाओ, बन जाएगा। CI का केस है सक्सेसिव, ठीक है। लेकिन अगर ये नहीं दिया हुआ और ये दिया हुआ है, तो आप सक्सेसिव का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ये वाला, या आपको कुछ पढ़ाया हुआ है उसको यूज कर सकते हो। अभी तो बहुत कुछ होगा, कल को रेट गिवन नहीं होगा, कल को टाइम गिवन नहीं होगा, मैं बहुत कुछ करूंगा क्वेश्चंस में, राइट। बहुत टाइप के आपको क्वेश्चंस दूंगा, लेकिन फिलहाल ये चीज जो मैंने आपको पढ़ाई थी वो मैंने सिखानी थी। क्लियर है? जैसे मैंने पहला क्वेश्चन SI में करवाया था, प्रिंसिपल भी दिए हुए थे, रेट भी दिए हुए थे, वैसे ही क्वेश्चन मैंने CI में कराया। क्लियर है बच्चों? फिर मैंने एक क्वेश्चन सिखाया था जो हमें SI सिखाता है, लोन वाला क्वेश्चन, याद है? RS अग्रवाल से उठाया था, बस वैल्यूज चेंज की थी। पहले पन्ने पे RS अग्रवाल के सिंपल ट्रस्ट में, कंपाउंड में भी पहले पन्ने पे एक क्वेश्चन था आपकी पुरानी RS अग्रवाल में, ठीक है। आप सभी की फेवरेट बोलता इसलिए हूँ क्योंकि लोगों को विश्वास ज़्यादा है मेरे से, तो बस थोड़ी बहुत वैल्यूज चेंज की हो सकती है मैंने, शायद वैल्यूज भी सेम ही ना हो। एक ट्राई मारो, सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। आई जस्ट वॉन्ट टू नो योर नॉलेज रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, सब कुछ दिया हुआ है। ये क्वेश्चन हमें थोड़ी बहुत CI सिखाएगा, राइट। ट्राई टू अवॉइड एनी मेथड इफ एवरीथिंग इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, हाफ ईयरली दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपकी नॉलेज बढ़ाएगा CI में। गिव इट अ ट्राई। इस चैप्टर में मैं टाइम काफी लेने वाला हूं वैसे। A bank offers 5% per annum compound interest on half yearly basis, ठीक है। 5% per annum compound interest है हाफ ईयरली के केसेस के हिसाब से। A customer deposit 1600 each on 1st January and 1st July. At the end of the year, amount he would have gained by the way of interest is. Give it a try. आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, ट्राई करो, आंसर्स शेयर करो। आप लोग आंसर्स नहीं देते हो क्लासेस में, सिर्फ सुनते रहते हो। आंसर प्लीज। पहला क्वेश्चन अभी तक जो मैंने आपको सिखाया है वो सारा हमने पढ़ा हुआ था परसेंटेज में। देखो, सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन में किसी ने अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R/100 के बाद T लगाया, फंस गया, क्योंकि ये केस सक्सेसिव का नहीं है। किसी ने कोई मेथड लगाया, रेशियो का मेथड लगाया, फंस गया, क्योंकि ये केस सक्सेसिव का नहीं है। कोई भी मेथड लगाया फंस जाएगा। ये क्वेश्चन में उसने कहा अ कस्टमर डिपॉजिट 1600 ईच ऑन 1st जनवरी एंड 1st जुलाई। 1 जनवरी में जमा किया था, 1 जुलाई के जाके फिर जमा किया, तो सक्सेसिव नहीं हो। अगर बीच में विड्रॉ कर लिया, बीच में डिपॉजिट कर लिया, सक्सेसिव होता है। एक पैसा रखा, उस पर ब्याज लगी, जो बना उस पर ब्याज लगी, जो बना उस पर ब्याज लगी। दिस इज नॉट अ केस ऑफ सक्सेसिव, ठीक है। तो कैसे करेंगे? मैंने बार बार कुछ वर्ड्स यूज किए थे। सब कुछ दिया हो ना, तो मैं सोच लेता हूँ कि मुझे नॉर्मल दिमाग से करना है, ठीक है। अगर मैं ना भी पढ़ा लिखा होता तो भी मैं सोच लेता, मतलब मेरे
कंपैरिजन में कोई ऐसा पर्सन होता जिसने ज़्यादा पढ़ाई ना की होती, फॉर्मूलाज क्या होते हैं, इक्वेशंस क्या होती हैं, वो भी सोच लेता, वो भी कैलकुलेट कर लेता। इमेजिन आपके घर में से कोई ऐसा पर्सन है जिसने बिजनेस किए हैं लाइफ में, ज़्यादा एजुकेशन नहीं लिए, वो जा रहा है और वो ऐसे डिपॉजिट कर रहा है, तो वो कैलकुलेट करेगा, कैसे करेगा? सुनना ध्यान से, राइट। मैंने 1 जनवरी को बैंक में 1600 रुपये रखा, ठीक है। बैंक वाले बोलते 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली बेसिस, कि साल का रेट ना 5% पर एनम है, पर हम ना 6-6 महीने करके लगाएंगे, हम 6-6 महीने करके लगाएंगे। मैंने कहा ठीक है, समझ गया। मतलब साल का रेट 5% पर एनम है ना, तो आप 2.5% लगाओगे पहले, फिर 6 महीने बाद जो बन जाएगा उस पर 2.5% लगाओगे। मैंने ऐसे सोचा, ठीक है। तो मैंने 1 जनवरी को 1600 रुपये जमा किया। मुझे एक चीज़ पता थी कि बैंक वालों ने साल का 5% बोला हुआ है, तो 6 महीने बाद मेरे पैसे पे, क्योंकि उन्होंने हाफ ईयरली ब्याज लगानी है, तो 6 महीने बाद मेरे पैसे पे 2.5% लगेगा, राइट। इसका 10% कितना होता है? 160। तो 5% कितना होगा? 10% होता है 160, 5% कितना होगा? 80। तो 2.5% कितना होगा? 40। तो 40 रुपये ब्याज लग जाएगी, राइट। तो 1600 का 2.5% अगर आप ऐसे भी निकालोगे तो भी कितना आएगा आपके पास? 40, ठीक है। तो भी कितना आएगा आपके पास? 40। तो 1600 का 10% होता है जी 60, 160। तो 5% कितना हुआ? 5% हुआ 80। तो 2.5% कितना होगा? 40। तो 1600 रुपये पे 2.5% ब्याज लगी, राइट। 2.5% ब्याज लगी, तो 40 रुपये ब्याज मिल गई। एक काम करता हूँ, 40 रुपये बीच में ही जोड़ देता हूँ, आपको समझ अच्छा है। एक बार मैं इंडिविजुअल नहीं रख रहा, क्योंकि कई बच्चे कैच बेटर कर लेंगे अभी, ठीक है। छोटी सी वैल्यूज है तो एक बार जोड़ दिया ताकि आपको समझ आए। प्रैक्टिकली सोचो, बस आप जा रहे हो बैंक में, इस तरह से सोचोगे तो क्या पता आपके हाथों से क्वेश्चन निकलने लग जाए, क्योंकि सब कुछ गिवन है यार, मेथड तो चलेगा भी नहीं इसमें। आपने 1 जनवरी को बैंक में 1600 रखा, बैंक वालों ने बोला 5% साल का सालाना लगाते, लेकिन हम 6-6 महीने करके ब्याज लगाते हैं। आप समझ गए साल का 5% है, तो 6 महीने जैसे ही पूरे होंगे मेरे पैसे पे 2.5% ब्याज लग जाएगी, क्योंकि 6 महीने मैं बाद जब बैंक गया तो 1600 जो रख के आया था, 1600 का 2.5% होता है 40। 1600 में 40 रुपये ब्याज जुड़ चुकी थी, उसको चाहे सेपरेट रख लो चाहे बीच में जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1600 रुपये 1640 बन चुका था। एक बार समझ लो, मैंने बीच में ही जोड़ दिया। अब 16 जब मैं 6 महीने में बैंक में गया तो मेरे पैसे 1640 हो चुके थे। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कस्टमर डिपॉजिट 1600 ईच ऑन 1 जनवरी एंड 1 जुलाई ईच, तभी तो ये सक्सेसिव नहीं है। अब 6 महीने बाद उसने पैसे बीच में जोड़ दिए, कितने? 1600। तो उसका बैंक में पैसा कितना पड़ा अब? 3240। 1 जुलाई को, 1 जनवरी को 1600 रखा था, साल पूरा 5% पर एनम देता था, लेकिन वो हाफ ईयरली करके लगाते थे ब्याज। तो 6 महीने में 2.5% के हिसाब से 1640 बन जाएगा। जब मैं दोबारा 6 महीने बाद यानी 1 जुलाई को बैंक में गया तो 1640 रुपये देखा, मैंने 1600 फिर जमा करवा दिया अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा, ईच मतलब हर 6 महीने बाद। तो 1 जुलाई को बैंक में मेरा पड़ा है सारा ब्याजे बुझे सब कुछ मिला के 3240 रुपये, क्योंकि मैंने 1600 और जमा कर दिया। अब दोबारा जब फिर 6 महीने होंगे, 1 जुलाई से लेके एंड ऑफ द ईयर तक 6 महीने होंगे, तो 2.5% ब्याज जो लगेगी वो लगेगी इस पे। 10% होता है 324, 5% होगा 324 का हाफ यानी 162, 2.5% होगा 81, या साइड में जाके निकाल लो इसका 2.5%, 81। तो 81 ब्याज और मिल जाएगी। पहले ब्याज कितनी मिली थी? 40 रुपये, 81 ब्याज अब मिल गई। तो साल की टोटल ब्याज कितनी हुई? 121। अगर अमाउंट पूछता तो इन दोनों को ऐड करते थे। क्लियर है? क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में कोई ऐसी चीज थी कि यार मुझे अमाउंट के फॉर्मूले की जरूरत है या सक्सेसिव सीखने की जरूरत थी, परसेंटेज को सीखने की जरूरत थी? नहीं। इस क्वेश्चन में नॉर्मल कैलकुलेशन है जो आम आदमी कर सकता है। हम ग्रेजुएट होके भी कई बार इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि हम मेथड्स के बहकावे में आ चुके होते हैं। हमारा दिमाग हर बार यही सोचता है कि मिक्सर का क्वेश्चन आएगा तो रेशियो का मेथड होगा, सीआई टाइम एंड डिस्टेंस होगा तो रेशियो इनवर्स होगा, टाइम एंड वर्क होगा तो ट्री मेथड होगा। मतलब हम ना कोई भी मेथड पढ़े ना अगर समझ के, तो करके हमारा दिमाग चलेगा, क्योंकि हम कुछ भी मेथड्स भी पढ़ रहे हैं तो उनको क्यों पढ़ रहे हैं, राइट, उनको क्यों यूज कर रहा है उसको समझ लेना, तो हमारा दिमाग ना कभी स्टक नहीं होगा। क्योंकि एक प्रॉब्लम ना बहुत बच्चों की है काफी सालों से जो मैं देखता आ रहा हूं,
कि सर हमने कोर्स भी लगा लिया, हमसे ना नए क्वेश्चन अभी भी नहीं होते। उसका एक रीज़न है, जब टीचर समझाता है तो आपको चीज़ों को समझना होता है, आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करना होता है रेदर देन मेथड्स एंड क्रैमिंग। और आजकल थोड़ा डिस्ट्रैक्शन बहुत है यूट्यूब पे ना, जैसे मान लो मैंने सिंपल ट्रस्ट कंपाउंड ट्रस्ट पढ़ा दिया 7-8 घंटे में, तो कल को एक वीडियो होगी, ऐसा सिंपल ट्रस्ट, धासु सिंपल ट्रस्ट कहीं नहीं सीखा होगा, ऐसा फलाना सिंपल ट्रस्ट कहीं नहीं सीखा होगा, कुछ भी लिखा हो सकता है, और 40 मिनट की वीडियो होगी जिसमें ट्रिक्स बताई होंगी और बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। बच्चों को लगता है मेरे टीचर के मेथड गलत हैं, ये सही है। तो डेफिनेटली, क्योंकि मेरा जो मेथड है ना ये इफेक्टिव तभी होता है जब आप लोग मेहनत करते हो। आप लोगों ने मुझसे परसेंटेज रेशियो पढ़ा ना, आधा गायब हो चुका होगा अगर आपने रिवीजन नहीं करी है। आपकी डाउट क्लासेस नहीं लगी, डाउट क्लास में कितने बच्चे होते हैं? 50-60 बच्चों के लिए मैं बैच ले रहा हूँ। 50-60 रिपीट कितने लोग देख लेते हैं मुझे पता है, आपको पता है, मुझे सब डाटा आता है कितने बच्चों ने दोबारा क्लास देखी है अनअकैडमी पे, स्पेशल क्लास में, सब पता लग जाता है मुझे, राइट। मुश्किल से 100 बच्चा भी नहीं है जो रेगुलर क्लासेस ले रहा है, जो एक्चुअल में इफेक्टिव होने वाला है मेरे पढ़ाने के बाद एग्जाम्स में। बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं हैं जो रेगुलर बेसिस पे डाउट्स भी ले रहे हैं, पीडीएफ नहीं कर रहे हैं लोग सिर्फ बिलीव करते हैं कि यार सर पढ़ाएं, टीचर करे, बच्चा हो जाए, बच्चा कर जाए क्लियर। थोड़ा आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, पीडीएफ करा करो। क्लियर है बच्चों? डन है, सिंपल था। तो एक रैंडम क्वेश्चन था, ऐसे ही लोन वाला क्वेश्चन भी था सिंपल ट्रस्ट में, और ऐसे ही ये क्वेश्चन था। तो मेरा मोटिव ये होता है कि कोई चैप्टर शुरू करो ना, स्टार्टिंग में कुछ ऐसे क्वेश्चन रखो जो दिमाग को खोलें, फिर टाइप शुरू करो। टाइप्स आपको हमेशा आसान लगेंगी, स्टार्टिंग फेज आपको हमेशा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, क्योंकि मैं डीप में जाऊंगा, डेप्थ में जाऊंगा। डन विद दिस क्वेश्चन, सब कुछ दिया हुआ था, है ना। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है काफी, ठीक है। एक ट्राई दो, फिर डिस्कस करते हैं। ट्राई कीजिए बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लीजिए 1 मिनट। द प्रिंसिपल अमाउंट which yields a compound interest of ₹208 for the second year at 4% per annum compounded annually। तो ये जो 208 रुपए इंटरेस्ट है ना बच्चों, मैंने ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में इसलिए लिखा ताकि आपका बेस डेवलप हो जाए। बहुत ही डीप बात बताने वाला इस क्वेश्चन के बारे में। ये जो 208 रुपए की है ना आपको, ये 2 साल की ब्याज नहीं है, ये सिर्फ दूसरे साल की ब्याज है। छोटी क्लास में हम जो फॉर्मूला पढ़ते थे ना सीए का, वो टोटल ब्याज के लिए होता था, यहाँ पे सिर्फ दूसरे साल की ब्याज पूछे, तो फॉर्मूला नहीं, दिमाग यूज करना है। एक ट्राई करो, फिर मैं डिस्कस करता हूं। राइट, द प्रिंसिपल अमाउंट विच अर्न्स अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹208 फॉर द सेकेंड ईयर एट 4% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। बेस्ट क्वेश्चन टू मेक योर बेस। लेट्स डिस्कस। पहले सीए में होता क्या, खेल कैसा रहा, वो समझना आपने, ठीक है। मेथड्स बेस्ट होंगे, क्वेश्चन विल टेक हार्डली 15 सेकेंड्स इन एन एग्जाम अगर आप मेरी अप्रोच से चलोगे, स्पेशली दिस क्वेश्चन, राइट। बट आपको अंडरस्टैंड करना है रास्ते बने कैसे। सुनना ध्यान से, आपने परसेंटेज पढ़ा हुआ है, सारा खेल उसी का ही है। अगर परसेंटेज समझा हुआ है तो यहाँ पे समझ आएगा, ध्यान देना। होता क्या, क्वेश्चन तो हम बाद में करेंगे, होता क्या। सबसे पहले प्रिंसिपल होता है ना, प्रिंसिपल पे ब्याज लगेगी, राइट। प्रिंसिपल पे ब्याज लगेगी, राइट। ये प्रिंसिपल होगा, कुछ होगा समथिंग जो मुझे निकालना है, राइट। इस प्रिंसिपल पे ब्याज लगेगी, ये प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल पे 4% ब्याज लगेगी। तो इस प्रिंसिपल का जो 4% कुछ होगा उसको बोलेंगे फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट। फर्स्ट ईयर की इंटरेस्ट इसमें जुड़ेगी तो एक अमाउंट बनेगा, यस और नो, यही होता है। ब्याज लगती है प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल में ब्याज जुड़ती है, वो अमाउंट बनता है। अब इसका 4% जो है वो इंटरेस्ट है, इसका 104% जो है वो अमाउंट है। ये तो क्लियर है ना कि ये इसका 104% है, क्योंकि ये 100% था, इंटरेस्ट का मतलब होता है बढ़ना, 4% बढ़कर ये बना। तो दिस इज 104% ऑफ दिस, राइट। अब फिर 4% ब्याज लगेगी, तो दूसरे साल के इंटरेस्ट के बने 208, तो अमाउंट बनेगा। इस अमाउंट को बोलेंगे सेकेंड ईयर का अमाउंट। तो बेसिकली मैं आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही केस समझाना चाह रहा था। अब आपको समझना है कि मैं जो मेथड बनाऊंगा वो कैसे बनाए। इमेजिन इस क्वेश्चन में 2 साल बाद का अमाउंट दिया होता, तो आप क्या करते, प्रिंसिपल 1 से
दिस वन, ये इसका 104% है, ये अपने आप में 100% होगा, इसका 4% बढ़कर ये बनेगा। आप ये करते, अगर आपको क्या गिवन होता, 2 साल बाद का अमाउंट गिवन होता, लेकिन आपको 2 साल बाद का अमाउंट नहीं गिवन है, आपको 2 साल बाद की क्या गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है। तो सामने वाले सिनेरियो में ये देखिए, ये 208 कैसे आया, कैसे आया 208? ये 208 तब आएगा जब 4% फर्स्ट ईयर के अमाउंट पे लगेगा। सेकेंड ईयर की इंटरेस्ट तब आएगी जब फर्स्ट ईयर के अमाउंट पे 4% लगेगा। ये बात को समझिए। और फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है वो इसका 104% है। ये चीज़ें आपको अजीब लगेंगी अगर आपने परसेंटेज नहीं पढ़ा होगा। मैं चाहता हूँ आप बेस से चलो। क्वेश्चन 15 सेकंड 10 सेकंड लेगा, किसी मेथड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरे पास मेथड्स हैं, नहीं समझ आएंगे तो रास्ते और भी हैं। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा बस सर ये क्वेश्चन किसी और तरीके से करा दो। वादू तरीके अपने पास, बहुत तरीके अपने पास, ठीक है। CI कराने के बहुत रास्ते हैं, मेरा बेस्ट चैप्टर है, राइट। तो बट पॉइंट इज कि मैं चाहता हूँ आप बेस को समझो यार, राइट। होता क्या, खेल क्या होता है सारा, राइट। पहले प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल पे ब्याज लगती है, ब्याज मतलब इंटरेस्ट, इसका 4% ये है, ये इसमें जुड़ते हो तो ये अमाउंट बनता है। अमाउंट कहलाता है 104% प्रिंसिपल का। फिर फर्स्ट ईयर के अमाउंट पे ब्याज जब लगती है तो सेकेंड ईयर की इंटरेस्ट आती है, विच इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, राइट, 208। तो सेकेंड ईयर का अमाउंट बनता है ना। तो आपने करना क्या, सुनिए। आपने सबसे पहले प्रिंसिपल को मानना है x, मान लिया, इस पे 4% ब्याज लगेगी। तो ये जो मेरे पास आया है सामने सिनेरियो में, दिस इज अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर। प्रिंसिपल का 4% बढ़कर जो भी वैल्यू बनेगी वो अमाउंट होता है। फर्स्ट ईयर के अमाउंट पे 4% लगेगा तो सेकेंड ईयर की इंटरेस्ट आएगी। अगर आप ये समझ गए ना तो आप क्वांट में आधा जीत गए, परसेंटेज आप पूरी सीख गए, राइट। अगर आप ये समझ गए कि मैंने क्या किया, आपको सिर्फ इतना ही ना, देखो पूरा चैप्टर कर ले मेथड से, और इतना ही ना पता हो सेकेंड ईयर की इंटरेस्ट कैसे आती है। सेकेंड ईयर की इंटरेस्ट तब आती है जब फर्स्ट ईयर के अमाउंट पे ब्याज लगती है। तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट क्या होगा, फर्स्ट ईयर का अमाउंट ये होगा। मैं यहाँ पे 104 तब लिखता जब यहाँ पे मुझे 2 साल के बाद का अमाउंट दिया होता, लेकिन मुझे इंटरेस्ट दी हुई है सेकेंड ईयर की। तो दैट इज व्हाई आई एम कंसीडरिंग दिस क्वेश्चन विद बेस। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड था वैसा ही कुछ ये था, लेकिन यहाँ पे 2 साल का अमाउंट नहीं दिया हुआ था, दूसरे साल की इंटरेस्ट दी हुई थी। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था फॉर्मूलाज की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, अगर आप समझा। तो कैलकुलेशन की बात करते हैं, लोग कहते हैं इक्वेशन लेंथी होती है। मैं दिखाता हूँ। परसेंट की 2 zeros नीचे, परसेंट की 2 zeros नीचे, सीधा कट गया 2 पे, ये कट गया सीधा 2 पे, ये कट गया 50 पे। तो 50 × 100 को मल्टीप्लाई करना अगर कैलकुलेशन है तो इक्वेशन लेंथ ही होती है। 5000 आंसर आ गया। कितने सेकंड? कोई बंदा कोई मेथड भी लगाएगा, वो क्या करेगा, 4% की पहले फ्रैक्शन बनाएगा, उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करेगा, फिर एक सिस्टम बनाएगा, मेरा बच्चा करके निकल जाएगा। डीप नॉलेज इज स्पीड, डीप नॉलेज इज अ वे ऑफ सिलेक्शन। तो बच्चों मैं क्यों इतने चैप्टर्स डिटेल में पढ़ाता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपकी नॉलेज हो और पेपर में ना आपको डर ना लगे। मैं डर खत्म करना चाहता हूँ पेपर में, मैं कॉन्फिडेंस दिखाना चाहता हूँ आपको। मैं आपको 2 चैप्टर छोड़ना प्रेफर करवाऊंगा अगर आपको लगे कि आपका 8 अगस्त को पेपर है और आपके लिए ज्यादा हो रहा है। मैं तो सिलेबस पूरा ही करवाऊंगा, ठीक है, जैसे मर्जी जो मर्जी हो, सिलेबस मैं पूरा करवाऊंगा। मैं बस चाहता ही हूँ कि बच्चे मेरे साथ रेगुलर चलते रहें। जो पीछे चल रहे हैं ना, ये सारा गड़बड़ हो जाता है, कभी टेलीग्राम पे इनको बताना पड़ता है, कभी कुछ करना पड़ता है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्लियर हुआ है नहीं हुआ, राइट। प्रिंसिपल पे 4% लगेगा तो ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट आएगा। सेकेंड ईयर की इंटरेस्ट तब आती है जब फर्स्ट ईयर के अमाउंट पे रेट लगता है। ये चीज़ आप समझोगे तो आपको तभी तो पता होगा CI क्या है। क्लियर है नहीं? एक सिमिलर क्वेश्चन और करते हैं। मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है, आप अपने हाथ से ही कर दो। ये मैंने RS अग्रवाल से लिया है, वैल्यूज, राइट। तो वैसा क्वेश्चन है, सुनिएगा ध्यान से। द प्रिंसिपल अमाउंट विच यील्ड्स, नहीं ये मैंने किसी और बुक से लिया, किसी और बुक से लिया, राइट। द प्रिंसिपल अमाउंट विच यील्ड्स एन अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹132 फॉर द सेकेंड ईयर एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। तो मैंने मान लिया जी प्रिंसिपल X है, ठीक है, प्रिंसिपल X है, प्रिंसिपल पे 10% लगेगा तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट आएगा। मुझे अक्सर ये देखना होता है, मुझे गिवन क्या, मुझे गिवन है सेकेंड ईयर की इंटरेस्ट। अगर मुझे गिवन होता सेकेंड ईयर का अमाउंट तो इसका 110% जो था, इस पूरे का 10% बढ़ जाना अमाउंट बनता। लेकिन मुझे ये बोला है, राइट, इस पूरे का 10%, राइट, ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट है, इस फर्स्ट ईयर के अमाउंट पे 10% ब्याज लगेगी तो सेकेंड ईयर की इंटरेस्ट आएगी। यहां पे मैं 110 तब लिखता जब मुझे सेकेंड ईयर का अमाउंट दिया होता,
तो 110% होता, जैसे हम सक्सेसिव में करते थे। 10% बढ़ गया, फिर जो बन गया उसके 10% बढ़ने के बाद इतना बन गया। यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ कितना बन गया, यहाँ पे 10% बढ़ गया, फिर जो बन गया उस पर 10% ब्याज दी हुई है 132, राइट। तो सेकेंड ईयर की इंटरेस्ट कैसे आती है? ओनली फॉर द सेकेंड ईयर इंटरेस्ट तब आती है जब फर्स्ट ईयर के प्रिंसिपल, फर्स्ट ईयर के अमाउंट पे रेट लगता है। गॉट इट? क्लियर है? कैलकुलेशन मैंने आपको जैसे बोला, कैलकुलेशन तो इसमें होगी ही नहीं। 2 जीरो से 2 जीरोस खत्म कर दो, 11 पे सीधा कट गया 12, तो 1200 आंसर है। नन ऑफ दिस, 1200 आंसर है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? ये भी एक टाइप थी बेसिक्स में। तो मैं कुछ बेस ही बना रहा हूँ अभी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ बेसिक्स में स्ट्रांग करने के लिए आपको। तो क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th कीमती थे काफ़ी, क्योंकि वो फर्स्ट सेकंड थर्ड को कनेक्ट करते थे। फोर्थ क्वेश्चन ये था, आपको सब कुछ गिवन हो तो आप क्या कर सकते हो, राइट। तो ये अच्छे क्वेश्चन हैं। आपको सीआई में स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बेस अच्छा बन जाएगा ना, तो मज़ा आएगा आगे चैप्टर करने का। चैप्टर बड़ा हो सकता है 3 लेक्चर भी ले जाए, तो करके देखेंगे तो पता लगेगा, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन एक सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है, ये हर बुक में पढ़ा क्वेश्चन है। आज मैं कुछ समझाऊंगा इसके थ्रू आपको। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहना चाह रही है, क्योंकि हो सकता है कई बच्चों को स्टेटमेंट ही ना समझ आए। पहले तो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट corresponding to the nominal rate of 6% per annum payable half yearly at compound interest is। मैंने बड़ी सोच समझ के पीडीएफ बनाई है, ये कुछ सीक्वेंस बनाई है। ये क्वेश्चन भी हमें सीआई की रियलिटी दिखाएगा एक्चुअली। इसका हिंदी ट्रांसलेशन बता देता हूं, उसके बाद शायद आप सोल्व कर पाओ। क्वेश्चन ये, साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है। अगर वो 6 महीने करके लगे तो साल का इफेक्टिव कितना होगा? जैसे कभी भी आप एड्स आती हैं आजकल, होम लोन ले लो, कार लोन ले लो, इनसे ले लो, इससे फलाने बैंक से ले लो, ये बैंक से ले लो, है ना, नाम आते रहते हैं बैंक्स के, राइट। क्या लिखा होता है स्क्रीन पे? 12% पर एनम पर्सनल लोन है, होम लोन इतने % पर एनम है, 8% पर एनम है, 7% पर एनम है, 9% पर एनम है। बस ये लिख के कस्टमर को ट्रैक कर लेते हैं। होता क्या है? कंपाउंड। 12% पर एनम का मतलब ये नहीं होता कि मैं बैंक में 1 लाख रुपए रखता हूँ। कभी भी रख के देख लेना, 1 लाख रुपए बैंक पे, 1 लाख का लोन लेना, अगर 12% पर एनम है तो साल बाद आपको 12,000 नहीं पे करना पड़ेगा, ठीक है। 1 लाख का 1,12,000 नहीं होगा, वो 12% पर एनम तो आपको बताया गया। वो चलती है मंथली इंटरेस्ट, पर डे चलती है, मंथली चलती है, ब्याजों पे ब्याज, ब्याजों पे ब्याज। वो 12% ना चलते चलते 16-17% बन जाता है, आपको पता भी नहीं लगता। अगर आप बीच में इंटरेस्ट रिटर्न करते रहोगे तो बात अलग है, नहीं तो वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा 1 साल में। तो एक होता है वो इंटरेस्ट जो आपको दिखाया जाता है ट्रैक करने के लिए, बट सीआई में एक्चुअल में इफेक्टिव का मतलब होता है ओवरऑल कितना हो गया, राइट। ओवरऑल कितना हो गया। तो 12% पर एनम है तो बैंक वाले 1% सक्सेसिवली 12 बार लगा देंगे, तो सक्सेसिव में तो ब्याज बढ़ेगी ना, क्योंकि जो ब्याज बन जाएगी उस पर भी ब्याज लगती रहेगी। तो साल का लाख रुपए का 1,15,000 होता है कि 17,000 होता है, तो इफेक्टिव 17% हुआ ना, दिखाया तो उसने 12%। तो ये होता है सीआई में। सीआई बड़ी खतरनाक होती है क्योंकि आम लोग कैलकुलेट ही नहीं कर पाते। सीआई जो कैलकुलेट करेगा ना, वो बहुत बड़ा बंदा है, वो समझता है कि लोन नहीं लेना चाहिए। एक बार डिस्कस करते हैं। पहले तो हाफ ईयरली का केस है, बैंक वाले तो मंथली चलाते हैं, ये तो फिर हाफ ईयरली का केस है। इस क्वेश्चन का हिंदी ट्रांसलेशन ये है कि साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% पर एनम, अगर वो हाफ ईयरली करके लगे तो वो साल का इफेक्टिव कितना बन जाएगा। लेट मी क्लियर यू, राइट। मान लो 100 रुपया है, ठीक है। 100 पे सीधा 6% जाएगा पर एनम, तो वो 106 बनेगा, ठीक है। अब वही 100 रुपए पे 6% पर एनम अगर वो हाफ ईयरली करके पे हो, तो इफेक्टिव का मतलब होता है प्रिंसिपल एक्चुअल में कितना बढ़ गया, प्रिंसिपल के हिसाब से कितना इंक्रीज हो गया। तो 100 रुपए पे पहले लगेगा 3%। 3% क्यों लगेगा? क्योंकि मैं 6 महीने बाद लगा रहा हूं, साल का इकट्ठा नहीं लगा रहा हूं, 6 महीने बाद, तो 100 बन जाएगा 103। अब क्योंकि ये कंपाउंड है, अगला 3% 6 महीने बाद इस पे लगेगा। अब इसका 1% कितना होता है? 1.03, तो 3% कितना होगा? 3.09, तो ये 3.09 और बढ़ जाएगा। तो आपका जो 100 रुपया है वो 6.09 बन जाएगा।
समझ रहे हो मेरी बात को? तो आपका जो 100 रुपया है वो 6.09 बन जाएगा। तो इफेक्टिव राइट 100 रुपया 106.09 बन गया। तो इफेक्टिव कितना चेंज आया? 6.09%। करना नहीं है, करने के तरीके मैं आपको बताऊंगा। बच्चों आज का सेशन ना आपको टाइप सिखाना नहीं, आज का जो सेशन का मोटिव है ना मेरा वो ये है कि आपको ना सीआई क्लियर हो, थोड़ा सा सीआई के तरीके क्लियर हो, थोड़ी सीआई की नॉलेज बने। टाइप्स तो हम कर ही लेंगे, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं टाइप्स में। ये रैंडम क्वेश्चंस मैंने चूज किए ताकि आपका थोड़ा ब्रेन बन जाए, इसमें डेवलप हो जाए। इसके लिए अगर मुझे 2 भी डाउट क्लासेस लेनी पड़ी तो मैं लूंगा, ठीक है। इसके लिए अगर मुझे 2 लेक्चर के बजाय 3 लेक्चर लेने पड़े तो भी मैं लूंगा, क्योंकि ये चैप्टर पढ़ाना बहुत ज्यादा टफ है अगर डीप में पढ़ाया जाए तो। क्लियर है? अब करना क्या है? अब ये तो देखो तरीका हुआ कि 100 पे सीधा 6% लगा तो 106 हो गया। अब क्वेश्चन में ये मेंशन है कि 6% पर एनम लगने के बजाय अगर हाफ ईयरली करके लगे तो साल का इफेक्टिव कितना होगा। तो अगर 6% पर एनम लगने के बजाय तो हाफ ईयरली लगेगा तो पहले 3% लगेगा तो 100 103 बन जाएगा। फिर जो बन जाएगा उस पर 3% लगेगा। इसका 3% कितना होता है? 3.09, तो वो कितना बन जाएगा? 106.09। तो ओवरऑल पैसे में कितना चेंज आया? दैट इज 6.09%। तो कितना चेंज आया? 6.09%। तो एक्चुअल में 6.09 बढ़ा लेकिन दिख रहा था 6%। अभी ये केस सिर्फ हाफ ईयर लिखा था। अब आपने पेपर पे करना क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनना। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है किसी से? मेरे से पढ़ा हुआ है ये फॉर्मूला मेथड। मैंने एक चीज बोली थी, इसको कब यूज करते हैं? जब केस कौन सा होता है? प्रोडक्ट का या सक्सेसिव का। अब मैं आपको समझाऊंगा ये है क्या। x + y + x by 100 क्या था? सक्सेसिव में यूज करते थे। मेरी बात ध्यान से सुनना। आपके लिए ये है सिंपल इंटरेस्ट x + y। मान लो रेट 10% है तो 10% 2 साल में कितना लगेगा? 10 और 10 20। यहां तक है सिंपल इंटरेस्ट। ये पूरी है कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि ये जो xy by 100 होता है ना, ये होती है ब्याज पे ब्याज, राइट। इसका 10% कितना होता है? 1। तो 10 10 20 प्लस 10 × 10 by 100 यानी 1, तो 21% बनेगी कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। तो ये है सिंपल इंटरेस्ट, ये पूरी है कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि जो xy by 100 होता है ना, वो होती है ब्याज पे ब्याज, राइट। कि 10% पे 10%, परसेंट का 100 नीचे ना, तो 10% का 10% कितना होगा? यहाँ पे आएगा 1। इसको सॉल्व करो, 10 × 10 by 100 1 आएगा। तो बेसिकली ये मैं बात क्यों बता रहा हूं, सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर आपको बोले रेट 10% है पर एनम, टाइम 2 साल है, कंपाउंडेड एनुअली, तो मैं इसको बोलूंगा कि 10% 2 बार लगेगा। तो अगर सिंपल ट्रस्ट में 10% पर एनम 2 बार लगेगा तो कितना बनेगा? 10 और 10 20 इफेक्टिव। कंपाउंड में कितना बनेगा पता है? नेट इफेक्ट बता देगा। x + y + xy by 100, 10 + 10 + 10 × 10 by 100। तो कंपाउंड में 20 और 20, 10 और 10 20 नहीं होता, 21 होता है। ये एक्चुअल में बैंक वाला आपको यही दिखाएगा कि 10% पर एनम 2 साल के लिए लगेगा कंपाउंडेड एनुअली, पर वो आपको लगेगा पैसा 20% बढ़ जाएगा। पैसा 20% नहीं 21% बढ़ेगा। चेक कर लो, 100 रुपए पे जब 10% लगेगा, 100 रुपए पे जब 10% लगेगा तो कितना बढ़ेगा? 110 हो जाएगा। फिर 110 पे 10% लगेगा तो कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा ना। तो 100 रुपए वाली चीज 121 होगी, तो इफेक्टिव कितना बढ़ गया? पैसा इफेक्टिव मतलब ओवरऑल कितना बढ़ गया? दैट इज 21%। तो ये क्वेश्चन यहां पे भी दे सकता था कि यार साल का रेट 20% है, ठीक है, साल का रेट 20% है। अगर वो सीधा साल के लिए लगे तो वो 20 ही होगा, राइट। वही अगर हाफ ईयरली करके लगे तो 10-10 करके 2 बार लगेगा, तो साल का इफेक्टिव कितना होगा? तो नेट इफेक्ट बताएगा वो इफेक्टिव कितना होगा, वो होगा 21%। तो चाहो तो यूज कर सकते हो, चाहो तो 100 मानकर भी कर सकते हो। तो 10 + 10 + 10 × 10 by 100, वही चीज यहां पे भी यूज कर सकते थे कि साल का रेट 6% है, अगर वो 6-6 महीने करके लगे तो साल का इफेक्टिव कितना होगा? तो अगर वो 6-6 महीने करके लगेगा तो 3% 2 बार लगेगा। तो नेट इफेक्ट आपको क्या बताता था? सक्सेसिव में परसेंटेज, याद है बार बार बोलता था परसेंटेज में। नेट इफेक्ट तब यूज करते जब परसेंटेज पूछी हो, तो जब सक्सेसिव में परसेंटेज पूछी हो तो आप नेट इफेक्ट यूज कर सकते हो। दैट इज x + y + xy by 100। आप 100 मानकर भी कर सकते हो, मैंने ये भी बताया था आप 100 मानकर भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। दैट इज 3 + 3 + 3 × 3 by 100, क्योंकि जब हम नेट इफेक्ट यूज करते हैं ये होती है ब्याज पे ब्याज। तो ये 6
और ये 9/100 कितना होगा 0.09, तो आपका इफेक्टिव कितना बन जाएगा 6.09%। तो पैसा एक्चुअल में 6% नहीं बढ़ेगा, पैसा एक्चुअल में 6.09% बढ़ेगा। आप बैंक में लोन लेने गए, बैंक वाले ने बोला साल का 6% पर एनम है, आप सोचोगे साल का 6 लगेगा, उसने साथ में बोला कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो वो 6 महीने बाद लगा देगा। तो 3% 2 बार सक्सेसिवली लगे, तो चाहे 100 मान के चेक कर लो, चाहे नेट इफेक्ट लगा के चेक कर लो, वो 3 + 3 + 3 × 3/100 यानी 6.09% बनेगा। ये इफेक्टिव का मतलब है जो आपका प्रिंसिपल था ना वो एक्चुअल में 6.09% बढ़ा, पर आपको दिखाया नहीं जाता। अब हम क्वार्टरली पढ़ लेते हैं, हाफ ईयरली पढ़ लेते हैं किताबों में स्कूल टाइम में। यार हमने कॉपी पेन से करना है, इन्होंने तो सॉफ्टवेयर में डालना होता है, ये तो मंथली कैलकुलेट करते हैं कि पर डे कैलकुलेट करते हैं, ब्याजों पे ब्याजें ब्याजों पे ब्याजें ब्याजों पे ब्याजें लगा के जो साल का 12% होता है ना वो कहाँ पहुंच चुका होता है, राइट। तो सीआई में जो इफेक्टिव होता है बोला 12 ही जाता है, वो इफेक्टिव का मतलब ये होता है प्रिंसिपल एक्चुअल में कितने % बढ़ गया, क्योंकि ब्याजों पे ब्याजें भी तो लगे जा रही है ना आर्मी ने, राइट। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, क्लियर है सभी को, डन है, राइट, क्लियर है सभी को। मैं एक क्वेश्चन और रखता हूं, क्वेश्चन ये है साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम। इसकी जो लैंग्वेज है ना हर बुक में सेम है, आपको RS अग्रवाल में कई बुक्स में मिल जाएगी। इसकी जो लैंग्वेज है ना वो हर बुक में सेम है, वो ये कहती है द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट corresponding to the nominal rate of 8% per annum payable half yearly at compound interest is। इसका हिंदी ट्रांसलेशन ये है कि साल का जो रेट है 8% पर एनम, साल का जो रेट है 8% पर एनम, अगर वो 6 महीने करके लगे, अगर वो 6 महीने करके लगे तो साल का इफेक्टिव कितना होगा। तो अगर वो 6 महीने करके लगेगा तो 4% 2 बार लगेगा, 4% 2 बार लगेगा। तो आप यूज कर सकते हो x + y + xy/100, आप यूज कर सकते हो x + y + xy/100, तो 4 + 4 + 4 × 4/100, तो कितना आ जाएगा, दैट इज 8 + 0.16, राइट। तो विच इज 8.16%, विच इज 8.16%, कि साल का 8% है, अगर वो 6 महीने करके लगे तो साल का इफेक्टिव कितना होगा बच्चों, साल का 8% अगर 6 महीने करके लगेगा तो वो 4% करके लगेगा ना, वो 4% करके लगेगा, तो 4% करके लगेगा तो 100 पे पहले 4% लगेगा, फिर जो बन जाएगा उस पे 4% लगेगा, फिर जो बन जाएगा उस पे 4% लगेगा। आप 100 मान के भी कर सकते थे, 100 पे पहले 4% लगेगा। 4% क्यों लगाया, 8% तो साल का ना, मैं तो 6 महीने बाद लगा रहा हूं, तो 104 बन जाएगा, फिर जो बन जाएगा उस पे 4% लगेगा, तो इसका 4% कितना होता है 4.16, तो ये कितना बन जाएगा 108.16। तो इफेक्टिव चेंज कितना है, दैट इज 8.16%। जो नेट इफेक्ट भी वही देगा, क्योंकि नेट इफेक्ट में ये सिंपल ट्रस्ट होती है, ये पूरी 2 साल के इफेक्टिव कंपाउंड इंटरेस्ट होती है। ये जो हम यूज करते हैं ना x + y + xy/100, ये 2 साल की इफेक्टिव कंपाउंड इंटरेस्ट होती है। तो और ये होती है ब्याज पे ब्याज, राइट। ये ऐसा ही है, ये ब्याज पे ब्याज है, इसलिए ये पूरी CI है 2 बार की, कल को 3 बार की भी आएगी, बट फिलहाल मैं 2 बार की बता रहा था। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बच्चों। क्वेश्चन ये था साल का 8% है, अगर वो 6 महीने करके लगे तो साल का इफेक्टिव कितना होगा, तो 4% सक्सेसिवली 2 बार लगेगा। हमने परसेंटेज में भी पढ़ा था, अगर परसेंटेज 2 बार इफेक्टिव सक्सेसिवली लगे तो इफेक्टिव कितनी होगी, नेट इफेक्ट भी बता देगा, दैट इज x + y + xy/100। क्लियर है बच्चों। आज का जो लेक्चर है ना अभी ये थोड़ा डीप है, थोड़ा डेप्थ होती है। जब डेप्थ होती है ना तो 1-2 बार दोबारा भी सुनना पड़ सकता होता है। अब कल टाइप्स आएंगी तो दिक्कत नहीं आएगी, टाइप्स आपको समझ बड़ी अच्छी आएंगी, आपको कल मजा आएगा क्वेश्चंस में, बट ये थोड़ा डीप है, राइट। तो मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा, मैं स्टार्टिंग से क्या पढ़ा रहा हूँ, फिर मुझे कुछ लिखवाना भी आपको आज जाते जाते, सुनना ध्यान से। सबसे पहले मैंने आज फोकस किया सिर्फ बेसिक्स पे, मेरा कोई टारगेट नहीं है स्पीड खींचने का, मैं थोड़ा स्लो चलूंगा क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा डीप है, तो ढंग से करवाऊंगा। बेसिक्स में सबसे पहले मैंने आपको चीज सिखाई कि अगर P दिया हो, R दिया हो, T दिया हो, तो आपको कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती, आप सीधा खेल सकते हो, सीधा यूज कर सकते हो, क्योंकि आपने परसेंटेज पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर P आपसे पूछा हो, अमाउंट दिया हो, तो आप अपना बेसिक सक्सेसिव वाला जो आपने पढ़ा था उसको यूज कर सकते हो। फिर मैंने आपको समझाया अमाउंट इज इक्वल टू P1 + R/100 होता क्या है, राइट। उसमें R जो होता है ब्याज कौन सी लगेगी, T कितनी बार लगेगी सक्सेसिव में, राइट। तो उसके बेस पे मैंने क्वेश्चंस करवाए, जिसमें मैंने पहले क्वेश्चन में सारा डाटा दे दिया, तोड़ के करवाया, फिर इसमें अमाउंट दे दिया, और इसमें मैंने सिंपल क्वेश्चन रखा। देन मैंने एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा रखा जिसमें मैंने सारा डाटा दिया था और बीच में एक चीज अलग की कि ये केस ना सक्सेसिव का नहीं था,
ये केस सक्सेसिव का नहीं था, ठीक है। तो दैट इज द बेस्ट थिंग इन दिस। और फिर मैंने 2 क्वेश्चन ऐसे रिलेट किए जिसमें मैंने अमाउंट नहीं दिया 2 साल का, मैंने सेकेंड ईयर की इंटरेस्ट दी ताकि आपकी कॉमन सेंस बन जाए क्वेश्चंस को डील कैसे करते हैं, राइट। फिर मैंने आपको एक ये बताया कि ये जो हमने पढ़ा था नेट इफेक्ट, उसको सीआई में कैसे यूज कर सकते हैं। तो जो नेट इफेक्ट होता है वो 2 साल की इफेक्टिव सीआई होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लो रेट है 20%, ठीक है, मान लो रेट है 20%, तो 20% जो है पर एनम 2 साल लगे एनुअली, तो 20 और 20 कितना हो जाएगा 40। अब यही 20% अगर 2 साल लगे तो एक्चुअल में कितने परसेंट बढ़ जाएगा, नेट इफेक्ट बता देगा कंपाउंड में 20 और 20 सक्सेसिव लगेगा, तो x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाय 100, ठीक है। तो ये 40 और ये 4, 44 का मतलब है अगर आप 20% पर एनम पर सिंपल ट्रस्ट पे पैसे लेते हो 2 साल के लिए तो आपका पैसा 40% बढ़ेगा, लेकिन कंपाउंड में वो 44% बढ़ेगा इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब है जो इनिशियल प्रिंसिपल था वो 44% रेज हो चुका है, राइट। दिस इज ब्याज पे ब्याज। ये 2 साल की नेट इफेक्ट हमें 2 साल की इकट्ठी कंपाउंड इंटरेस्ट बताता है, और इकट्ठी का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल। क्लियर है। तो कुछ ऐसी वैल्यूज लिखवा देता हूं आपको, ऐसा नहीं है कि इसको हम क्रैम करना, हम सोच सकते हैं। देखो 2% सिंपल ट्रस्ट में कितना होता है 4, नेट इफेक्ट में लगाएंगे x प्लस वाई 2 + 2 4, x इंटू वाई 2 × 2 / 100 0.04। तो थोड़ी सी ब्याज ना सीआई में ज्यादा होती है विद रिस्पेक्ट टू एसआई अगर 2 साल का केस हो। 3% सिंपल ट्रस्ट में कितना होता है 6, कंपाउंड में थोड़ी सी ब्याज जो होती है वो ज्यादा होती है, दैट इज 6.09%। 4% सिंपल ट्रस्ट में कितना होता है 8, कंपाउंड में कितना होगा 8.16%। कुछ क्रैम करने की जरूरत नहीं है, 4 4 8, 4 का स्क्वायर, 3 3 6, 6 का 3 का स्क्वायर, 2 2 4 4 2 का स्क्वायर। 5% सिंपल ट्रस्ट में कितना होता है 10, कंपाउंड में ब्याज थोड़ी सी बढ़ती रहती है, ठीक है। 1% सिंपल ट्रस्ट में कितना होता है 2, तो कंपाउंड में 2.01%। तो ऐसा नहीं है कि इसको क्रैम करना है। देखो 5% है, तो अगर सिंपल ट्रस्ट में 5 और 5 लगे तो 10 होता है, राइट। तो लेकिन कंपाउंड में लगे तो 5 और 5 10 तो होता ही है, प्लस 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100, XY/100 होता है ना, तो थोड़ी सी ब्याज बढ़ जाती है। तो 5 5 10, 5 का स्क्वायर, 4 4 8, 4 का स्क्वायर, 3 3 9 6, 3 का स्क्वायर। इस तरह से 6% अभी हमने 12, राइट, 0.36%, राइट। तो ये कॉमन सेंस में होना चाहिए, जरूरी नहीं आप हमेशा नेट इफेक्ट लगाओ। मैं वैसे भी आपको क्वेश्चंस जो है समझा के करवाऊंगा, ये कॉमन सेंस में होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए बेसिकली। तो इस पे थोड़ी सी नजर मार लेना कि इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप माइंड में ये चला सकते हो। 9% अगर सिंपल ट्रस्ट में 2 साल लगे तो 18 होता है, कंपाउंड में 18 तो होगा ही, प्लस XY/100 मतलब 9 × 9/100 मतलब 9 का स्क्वायर, राइट। 10% सिंपल ट्रस्ट में 20 होता है, तो कंपाउंड में कितना हो जाएगा 21%, राइट। ओनली बेसिक चैप्टर फॉर टुडे, ओनली बेसिक थिंग्स फॉर टुडे। ज्यादा लेवल नहीं बढ़ाना चाहता, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते मुझे लगा कि अगर मैं 2 दिन में खत्म करने गया तो शायद आपके चीजें ऊपर निकल जाएंगी, क्योंकि आज वाली चीजें थोड़ी डीप हैं। मैं चाहता हूं आप इन पे काम करो। आपने अगर मुझसे परसेंटेज रेशो बहुत अच्छे से किया है, आपने PDF के डाउट्स किए हैं, तो मैं समझ सकता हूं आपको ये चीजें समझ अच्छे से आ रही होगी, क्योंकि मैं उन्हीं को ही लिंक कर रहा हूं। तो बच्चों सीआई क्या है, आज मेरा सारा दिन का मोटिव यही था, सीआई समझाना है आपको, बीच में तोड़ के जोड़ के हर तरह से समझाना है। अभी बहुत से रास्ते हैं, बहुत से मेथड्स हैं जो आगे डिस्कस करेंगे। कल टाइप्स शुरू करेंगे, राइट। टाइप्स में कई तरह के क्वेश्चंस होंगे, डबल हो गया, अमाउंट वाले क्वेश्चंस, हमें 2 लेक्चर आराम से लग जाएंगे इस पे। तो फिर मैं डाउट क्लासेस रखूंगा। इस पे मैं PDF नहीं दे रहा हूं अभी, क्योंकि कुछ पढ़ाया ही नहीं अभी, तो PDF क्या देनी, मैं आपको कल PDF दूंगा इसकी, ठीक है। डन विद टुडे, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, और थोड़ा सा इनको वर्कआउट करो। मुझे लगा थोड़ा डीप हो रहा है, इसलिए मैंने इसको इतना ही करवाया, राइट। एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा, अपने कोर्सेज के बारे में ज़रूर अनाउंस करता होता हूँ मैं अपने बैचेस में। तो बच्चों मेरा ये बैच है,
कंप्लीट बैच है बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज ओनली फॉर बैंक एग्जाम्स। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे ये एक प्रॉपर बैच है, 1 महीना इस पूरे पर, 1 महीना इस पूरे पर, 1 महीना इस पूरे पर और 1 महीना DI पे। डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा एनालिसिस, डाटा सफिशिएंसी, कैसलेट्स, पैराग्राफ, जितने भी आजकल क्वांट में उठपटांग चीजें आती है ना, 1 महीना पूरा उस पर वर्कआउट है, लेकिन पहले 3 महीने अरिथमेटिक करवाने के बाद। अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये मेरा स्टार्ट हुआ है 1 जुलाई से, तो कोई भी बच्चा जो बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन करता है, राइट, कोई भी बच्चा जिसका टारगेट बैंक एग्जाम्स है, स्टेट एग्जाम्स नहीं, बैंक एग्जाम्स, राइट, वो भी दूसरे वाले बैंक एग्जाम जो हमारे SBI PO मेंस, IBPS PO, IBPS के और SBI के एग्जाम्स, RBI के, SEBI के, राइट, NABARD के, उनके लिए बेस्ट बैच है, राइट, क्योंकि ये सिर्फ बैंक कैटेगरी में होगा। अनअकैडमी पे ओनली बैंक कैटेगरी है जिनके लिए डिटेल्ड क्वांट पढ़ाया जाता है। इसमें क्या होता है, 11 से 11:30 से 1.5 घंटा आपकी क्लास मंडे टू सैटरडे फिक्स है, प्लस सुबह 7:30 बजे 3 दिन डाउट क्लास है, सुबह 7:30 बजे 3 दिन स्पीड क्लास भी है, संडे टेस्ट मस्ट है, टेस्ट की एनालिसिस भी मस्ट होगी, मतलब रेगुलर रहेगा। आपको कोई भी दिन ऐसा नहीं मिलेगा कि मैं छुट्टी पे रहूंगा, राइट, सारे दिन ही काम ही रहेगा। बहुत रेयर होगा कि हमें कभी छुट्टी मिलेगी, क्योंकि ये कंप्लीट कोर्स है, डिटेल्ड कोर्स है 4 महीने का, राइट। तो ये बहुत डिटेल्ड कोर्स है मेरा अनअकैडमी पे, राइट। ये टॉप एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी पे, राइट। ये मेरा कोर्सेज मेरे हैं, राइट। ये अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे सिर्फ क्वांट मिलता है, बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश और बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रीजनिंग भी पढ़ाई जाती है। तो आपको अच्छे एजुकेटर्स यहाँ पे मिलेंगे अनअकैडमी पे, राइट। तो ये हमारा प्रिपरेशन का प्लान है एंड ये मेरा नेम है बीच में, राइट। और इस तरह से मेरा एक बैच चल रहा है, दैट इज बिलीवर्स बैच। तो इसमें आपको बाकी टीचर्स भी मिल जाएंगे, रीजनिंग, करंट अफेयर्स एंड इंग्लिश, क्योंकि बैंकिंग में मेन 3 सब्जेक्ट्स हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, एंड देन 4th सब्जेक्ट मेंस में इंक्लूड होता है, दैट इज जनरल अवेयरनेस एंड बैंकिंग एंड करंट अफेयर्स। तो उसके लिए भी आपको प्रिपरेशन स्टार्टिंग से ही करवा दी जाती है। जो हमारा बैच है ये प्री प्लस मेंस दोनों है, राइट। ये हमारा स्टार्ट हुआ है 2 जुलाई से, 1 जुलाई से। ये आपको मॉक टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है, कॉम्बैट सीरीज, आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, इसमें स्कॉलरशिप्स भी होते हैं, तो आप इसके बारे में भी जान सकते हो। और फिलहाल कुछ ऑफर्स भी चल रहे हैं, 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे आपको एडिशनल मंथ्स मिल जाते हैं, साल पे 4 महीने और 2 साल पे 6 महीने, राइट। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन प्राइस अप्रोक्सीमेट 5850 पड़ता है, bट आफ्टर डिस्काउंट। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप किसी को गाइड करो कि नकुल सर से जाके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ लो अनअकैडमी पे, तो उनको एक चीज़ ज़रूर बोल दीजिएगा, राइट, कि हमारा एक कोड होता है, दैट इज़ मैं यहाँ पे मैंशन कर रहा हूँ, दैट इज़ नकुल 10, नकुल 10। तो इससे ये होता है कि बच्चे को एक तो 10% डिस्काउंट अवेल हो जाता है, ठीक है। एक हमारे थ्रू बच्चा अनअकैडमी पे आया है, राइट। अगर आप पेड अनलॉक करना है कोई भी वीडियो फ्री वाली, तो नकुल 10 यूज़ कर सकते हो, राइट। और अगर आप एडमिशन भी ले रहे हो तो इस कोड से आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रहता है हमारा अनअकैडमी पे बैंकिंग का सिनेरियो। इसके बारे में ज़रूर आपको मैं बताता हूँ। अगर इनमें से कोई भी बच्चा फ्यूचर में आपके नोन में कोई अदर स्टेट्स का बच्चा है जो तैयारी करना चाहता है ढंग से, ट्रस्ट मी बच्चों, आप ऑनलाइन में ऑफलाइन में काफ़ी पे करते हो, राइट। आप यहाँ आइए, आपको क्वांट से ही फील होगा कि आपके पैसे पूरे हो गए। मैं इतना ज़्यादा पर्सनल टेंशन देता हूँ, लाइव क्लासेस होती हैं, राइट। आप लोगों ने तो देखा ही है कि स्पेशल क्लासेस जब आप लोग लगाते हो तो क्या प्लेटफॉर्म रहता है। बट ये जो कोर्स है दैट इज नॉट फॉर स्टेट एग्जाम्स पीपल, दैट इज अ कंप्लीट कोर्स फॉर बैंकिंग, क्योंकि इतना हाई लेवल बैंकिंग में ही पढ़ा जाता है। क्योंकि लास्ट ईयर के SBI के IBPS के पेपर्स देखें एक बार, मेंस के पेपर्स, उनका जो लेवल है ना, वो मार्केट की बुक से मैच ही नहीं कर रहा है। वो बहुत ही एक ऐसा लेवल है कि जब तक आपका बेस नहीं होगा ना, वो क्वेश्चन छेड़ ही नहीं पाओगे। ऑलमोस्ट टच टू कैट लेवल। अगर आप SBI PO मेंस देखोगे ना 2019 और 20 का, तो देखो अब क्या करें, बैंक की तैयारी छोड़ दें। अब स्टेट ऑप्शंस हर किसी के पास तो होते नहीं, राइट। हर स्टेट में तो ऐसा है नहीं कि स्टेट के पेपर निकले जा रहे हैं। कुछ स्टेट्स में बेनिफिट होता है, ओवरऑल नहीं होता। तो क्या करें, तैयारी छोड़ दें, राइट। और बैंक का सबसे पॉजिटिव पॉइंट क्या है, आज पेपर हुआ है, 4 महीने बाद ज्वाइनिंग भी आ जाएगी, राइट। अगर हम SSC की तैयारी करते हैं, कोई और पेपर की तैयारी करते हैं, तो आपको भी पता है कि ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा लंबे, प्रोसेस काफ़ी लॉन्ग है। बैंकिंग में अगर कोई बच्चा दिसंबर में क्रैक किया तो वो जून में ज्वाइन हो चुका था। चाहे इस साल लॉकडाउन भी था ना, इस साल कितनी चीज़ें हुई थी, फिर भी बैंक वाले तो सक्सेसफुल रहे, राइट। कई नेगेटिव व्यूज सुन रहा हूँ, बट मैं 2015 से लेकर 2021 तक, राइट,
6 साल पहले से सुनना शुरू कर गया बैंक की जॉब्स कम हो रही हैं। यार 6 साल से मैं लोग लगते देख रहा हूं, और होता क्या, पेपर होता है 4 महीने बाद ज्वाइनिंग हो जाती है, तो कितनी अच्छी बात है। और सैलरीज कोई ऐसा नहीं है कि कोई सैलरीज कम है, सैलरीज भी बहुत ज्यादा अच्छी है। तो बैंक की तैयारी करना ही चाहो, अगर कोई करना चाहे बैंक की तैयारी, तो बेस्ट प्रिपरेशन करवाएंगे, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जनरल अवेयरनेस। मैं बाकी टीचर्स का भी व्यू जरूर देता होता हूं बच्चों को कि मेरे हिसाब से बेस्ट टीचर्स, आप इनसे पढ़ के देखिए, आप अपने बिहाफ पे भी देखिए। कोई टीचर नहीं पसंद आता तो अनअकैडमी की बेस्ट चीज ये है कि आप किसी और टीचर से भी पढ़ सकते हो। बाकी उससे भी अच्छी चीज है, ऑनलाइन में बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर आप लाइव किसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो तो अनअकैडमी पे पढ़ रहे हो तो आपको बेस्ट फील होगा कि आप काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो। ठीक है बच्चों, ये मेरा थोड़ा सा प्रमोशनल पार्ट था, राइट। जरूरी है आप सबको अवेयर करना कि ये मेरा एक पार्ट है। मैं जुड़ा हूँ 1.5 साल से अनअकैडमी के साथ और पूरा एफर्ट चल रहा है और बहुत बच्चा निकल रहा है एंड आई एम कंप्लीटली सेटिस्फाइड कि यार बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, राइट। बैंकिंग में तैयारी करवाना ऑफलाइन में, नो डाउट ऑफलाइन कोचिंग बहुत अच्छी होती है, बट ऑफलाइन में उतना कंटेंट नहीं कवर कर पाते जितना हम ऑनलाइन में कर जाते हैं। ऑनलाइन में कंटेंट ज्यादा कवर हो जाता है क्योंकि सीधा स्क्रीन पे डीआईज वगैरह पीपीटीज के थ्रू पहुंचना, राइट, बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव पॉइंट होता है बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये मेरा था पार्ट और आपका सीआई कल कंटिन्यू होगा। प्रॉमिस करता हूं आप लोगों को, आपका जो क्रैश कोर्स हमारा जो चल रहा है पंजाब जॉब्स के लिए, अभी तक तो बहुत बेहतरीन चल रहा है मेरे हिसाब से। मैंने तीनों चैप्टर्स परफेक्ट करवाए, चारों चैप्टर सिंपल ट्रस्ट भी हो गया, उनके डाउट्स भी परफेक्ट तरीके से ले लिए हैं, राइट। एक डाउट ले लिया मैंने अपनी तरफ से। अब आगे जो हमारा सिलेबस है, मेरी 30 जुलाई तक आपको कमिटमेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो जाएगा, मिक्सचर्स मैं अगले 5 दिन, मतलब नेक्स्ट मंथ के पहले 5 दिन में करवा दूंगा, और टाइम एंड वर्क खत्म हो जाएगा, टाइम एंड डिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देखो तो 70% पार्ट हो चुका होगा। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, ये 3 चैप्टर मेरे टारगेट हैं इसी मंथ में, और एक एवरेज और एक एजेस, ये 5 चैप्टर आपको 30 जुलाई से पहले करवा दूंगा। SICI पार्टनरशिप परसेंटेज रेशो हो गया, बचा क्या, परमुटेशन प्रोबेबिलिटी बच जाएगा हमारे पास, मिक्सचर्स बच जाएगा, और DI, राइट, वो हम 1 तारीख से 10 तारीख तक कर लेंगे। पंजाब पटवारी के लिए आपका 70-80% सिलेबस हो जाएगा। मेंसुरेशन मैंने आपको बता दिया था कहाँ से देखनी है। मेरी कमिटमेंट है आपको बच्चों 30 जुलाई तक, भले मुझे एक दिन में 2 लेक्चर लेने पड़ गए ना तो वो भी ले लूंगा, 30 जुलाई तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। लेकिन करवाऊंगा मैं अपने तरीके से, भगा के नहीं करवाऊंगा। एक दिन में चैप्टर नहीं खत्म होगा, हर चैप्टर 4 लेक्चर 1 डाउट क्लास, या 3 लेक्चर 1 डाउट क्लास लेगा ही लेगा। जैसे SICI में भी हमें 5 लेक्चर लग जाएंगे, क्योंकि बहुत बच्चों को ना SICI से बड़ी उम्मीद है मेरे को ढंग से पढ़ाना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।